हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रभाकर सर आप लोगों को विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करते हैं। आइए हम लोग प्रीवियस डे की तरह आज पुनः रीजनिंग ख़त्म हो प्रीवियस डे की तरह आज हम लोग फिर से मैथमेटिक्स का डिस्कशन करने आए हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि सभी आदमी पहले डिस्कशन देखने से पहले जो पीडीएफ है, जैसे जो इस सेट 3 का पीडीएफ है, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का या जीके का, पहले पीडीएफ ओपन करके सारे क्वेश्चन को हल कर लीजिए एक एग्ज़ाम की तरह। और आंसर शॉर्ट आंसर करने के बाद, आंसर मैच कराने के बाद तब जाके आप जो है डिस्कशन को देखिए। बेहतरीन लगेगा डिस्कशन अगर आप इस तरह से देखते हैं तो। और पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की और एट रैंडम पहले डिस्कशन पे आ जाएंगे तो लगेगा क्या क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। इसलिए पहले आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और तब हम लोग डिस्कशन के जो किया हुआ है, बताया गया यहाँ डिस्कशन का सारा क्वेश्चन, तब उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से सेट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 3 का, जो एनटीपीसी का सेट नंबर 3 है, उसमें जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं सीरियल वाइज, बारी बारी से। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का फर्स्ट है वो क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम लोगों को वो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन का है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। एसएससी प्री के लिए, मेंस के लिए या रेलवे के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उम्दा क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, रेशियो प्रोपोर्शन का। देखिए आप बहुत जगह देखे होंगे इसका सॉल्यूशन, तो काफ़ी लॉन्ग मेथड से सॉल्यूशन होता है और वो बच्चे को समझने में थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। बट हम आपको दोनों तरीके से आज इस क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, पढ़ के देखते हैं। बोल रहा है एक पात्र में 2 द्रवों ए तथा बी का मिश्रण 7:5 के रेशियो में भरा है। जब इसमें 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, यहाँ जब इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तथा पात्र को बी से पुनः भर दिया जाता है तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। पात्र में द्रव ए का कितना लीटर प्रारंभ में भरा हुआ था। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो आप एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं, क्या, तो भाई ये एक पात्र है, इस तरह का मान लीजिए ये पात्र है। इसमें क्या है, ए और बी 2 मिश्रण भरा हुआ है। मान लीजिए इसमें मिश्रण आपका इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, 9 लीटर मिश्रण निकालते हैं भाई। इसमें से 9 लीटर मिश्रण को हम लोग 9 लीटर मिश्रण को निकालते हैं और जितना मिश्रण निकालते हैं टोटल, वो बी प्रकार का मटेरियल जो है उतना फिर इसमें हम लोग डाल देते हैं। बी प्रकार का मटेरियल इसमें इतना हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में जो इसमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ था वो कितना, 7:5 दिया हुआ था। देखिए शॉर्टकट मेथड ही पहले हम लोग लेते हैं रेशियो मेथड से, वो ज़्यादा आपको आसान लगेगा। देखिए क्या दिया हुआ है भाई, प्रारंभ में जो A/B का रेशियो था वो कितना था, 7:5, ठीक है। बाद में क्या हुआ भाई, इस टोटल मिक्सचर में से हम लोग 9 लीटर मिश्रण निकाल लिए और निकालने के बाद जितना मात्रा निकाले उतना मात्रा बी का भर देते हैं। तब जो नया रेशियो मेरा बचता है वो कितना बचता है, बाद में जो ए और बी का रेशियो बचता है हमारे पास वो 7:9 का। एक बात आप पहले गौर करिए, रेशियो का मतलब होता है कि अगर हम लोग पात्र ए में ए और बी का रेशियो 7:5 था, अगर उसमें से हम ए की कुछ मात्रा और बी की कुछ मात्रा को अगर हम निकाल लेते हैं, पूरे मिश्रण को ही एक साथ निकालते हैं, तो पर भी जो हमारा निकालने के बाद का जो रेशियो बचेगा ए और बी का, वो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। अगर पहले 7:5 था तो निकालने के बाद भी अगर शेष ए और बी का जो मात्रा बचेगा उसका रेशियो 7:5 ही रहेगा। ये बात आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो बातों को महसूस करिए, वो 7:5 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, ए में से जो हमने निकाला कुछ मात्रा 9 लीटर, तो भाई कुछ मात्रा ए का भी निकला, कुछ मात्रा बी का भी निकला। बी का तो निकला, अब प्लस
और कुछ मटेरियल तो हम बी का इसमें ऐड भी किए हैं, कुछ मटेरियल इसमें बी का हम लोग ऐड भी किए हैं। ये तो हम लोग निकाले हैं ए को, और कुछ मात्रा बी का हम लोग इसमें ऐड भी किए हैं। तब जो हमारा नया रेशियो बन के आया है A/B का, वो 7:9। कहने का मतलब अगर भाई रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता निकालने के बाद भी मात्रा में, तो 7:5 था, तो यहाँ भी 7:5 ही रहना चाहिए, मगर 7:9 हो गया। क्यों हो गया? तो चूंकि हम लोग 9 लीटर मिश्रण जो डाले हैं एक्स्ट्रा बी मात्रा का, वहीं तो यहाँ वृद्धि हुआ है। देखिए तो ये वृद्धि हुआ है, 5 से 9 हो गया, यानी 4 यूनिट का वृद्धि हुआ है। 4 यूनिट का वृद्धि हुआ। भाई 4 यूनिट का वृद्धि क्यों हुआ है? 9 लीटर डालने की वजह से। तो चलिए आप अच्छे से रेशियो पढ़े होंगे, या कोशिश करेंगे हम अगर पुनः कभी आप लोगों के लिए। देखिए 4 यूनिट, तो यानी 4 यूनिट किसके वजह से हुआ? तो भाई 4 यूनिट का वैल्यू हो गया यहाँ पर कितना? 9 लीटर के बराबर। 4 यूनिट का मतलब 9 लीटर। 4 यूनिट का मतलब 9 लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 यूनिट आप फाइंड कर सकते हैं कि सर 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा यहाँ पर 9/4 लीटर। तो आपसे तो पहले पूछ रहा है कि भाई प्रारंभ में, पात्र में, प्रारंभ में ए का कितना लीटर प्रारंभ में था। तो पहले आप ऐसा करिए ना, टोटल मात्रा निकाल लीजिए ना। प्रेजेंट में अभी इस मिश्रण का टोटल मात्रा है कितना? तो भाई 9 और 7 कितना? 16 यूनिट है। 16 यूनिट है। भाई 1 यूनिट बराबर अगर 9 लीटर है, तो 16 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 16 यूनिट का जो वैल्यू हम लोगों का हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? देखिए 16 यूनिट का वैल्यू, तो भाई 1 यूनिट बराबर 9/4 लीटर, तो 16 यूनिट कितना हो जाएगा? 9/4 × 16, यानी 4 जा, यानी 9 चौक 36 लीटर हो गया टोटल मिश्रण। अभी जो हमारे पास मिश्रण है जितना, उस सारा का कितना वेट है? 36 लीटर है। तो आपसे पूछ रहा भाई 36 लीटर में एक कितना था? तो भाई 36 है टोटल, एक की मात्रा पूछ रहा। प्रारंभ में तो नहीं कहेंगे हम लोग, 36/7/5 12 था टोटल। कितना था? 12 था टोटल। तो 36/12 मल्टीप्लाई प्रारंभ में एक ही मात्रा यानी 7, 12 3 जा, यानी कितना? प्रारंभ में 21 लीटर जो था वो मिश्रण एक ही मात्रा था। देखिए समझाने में आपको लगा कि काफ़ी टाइम ही लिए हम, बट ये कोई बड़ी बात नहीं। जब आप इस सवाल को बनाएंगे एग्ज़ाम में, या जब आप अपने कॉपी पर खुद से प्रैक्टिस के दौरान बना रहे होंगे, तो कुछ नहीं करना था भाई। 7:5 था, 9 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही बी प्रकार का द्रव उसमें मिला दिया, तब का जो रेशियो हुआ 7:9 हो गया। भाई देखिए निकालने से रेशियो में अगर कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो भाई ए में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, बट बी में क्यों हुआ? क्योंकि हम बी का फिर उतना मात्रा मिला देते हैं। तो भाई जो मिलाए उसके वजह से 4 यूनिट का वृद्धि, 4 बराबर 9 यूनिट और 1 यूनिट बराबर 9/4, तो हमने 9 7 16 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। ये टोटल मिक्सचर हो गया, ये टोटल मिक्सचर की मात्रा हो गया। ठीक है, और जब टोटल मिश्रण हमें पता चल गया, तो पूछ रहा भाई प्रारंभ में एक कितना था? तो भाई प्रारंभ में एक कितना था? 7 यूनिट था। 12 में 7 यूनिट था, इसलिए हमने 7/12 36 से वैल्यू निकालकर हमने एक ही प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कर दी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम लिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, और सब के लिए ये एक समस्या रहता है कि भाई कैसे इसको रेशियो पे बनाया जाए। तो ये हमारा रेशियो मेथड रहा। ठीक है, बेसिक मेथड हम लोग बहुत जगह मिल जाएगा, बेसिक मेथड आपको। चलिए आज हम लोग इसी पे चर्चा करके रहते हैं, फिर कभी देखेंगे दूसरा में बेसिक मेथड बताएंगे इसका। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इट मीन्स अगला क्वेश्चन हम लोगों का मैथ का आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन के लिए हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक संख्या 3 अंकों से बनी है जिसका योगफल 17 है। बीच का अंक शेष 2 अंकों के योगफल से 1 अधिक है। यदि अंकों के स्थान पलट दिए जाएं तो संख्या 396 छोटी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए ऑप्शन पे पहले हम लोग केयर करेंगे। जब भी इस तरह का सवाल आपने 9th 10th में पढ़े होंगे तो काफ़ी लेंदी मेथड से हम लोग बनाते थे। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करेंगे, कंपटीशन है, हम लोगों को
20 से 25 सेकेंड 10 सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब दे देना है, तब आप कंपटीशन के लायक तैयार हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, एप्टीट्यूड वाला। देखिए क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे इतना बेहतरीन ऑप्शन दिया है कि आपको कोई दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है मेरा, यूनिट डिजिट पर 2 है और 100 प्लेस पर 6 है। आपको बोला है कि तीनों अंकों का योगफल 17 है भाई, तो 9 6 15 2 17, तो आप योगफल देखेंगे तो हर जगह 17 है, ठीक है। बट दूसरा स्टेटमेंट को देखिए, दूसरा स्टेटमेंट में बोल रहा है बीच का अंक शेष 2 अंकों के योगफल से एक अधिक है। भाई बीच का अंक शेष 2 अंकों के योगफल से एक अधिक है, मतलब 6 2 8 एक अधिक है। मगर बाकी ऐसा कहीं पर ऐसा नहीं है। देखिए बाकी यहाँ इक्वल दे दिया है, यहाँ कम ही दे दिया है, और यहाँ देखिए कम ही दिया है। तो कौन सा हमारा, केवल एक ही विकल्प तो बचता है जो हमारा उत्तर हो सकता है, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। और आपको बोला कि स्थान पलट दिया जाए तो संख्या 396 छोटी हो जाती है, तो आप पलट के भी देख सकते हैं। 692 को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 296 कितना हो जाएगा, 296 हो जाएगा। आप दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, 396 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 396 डिफरेंस हो गया। अर्थात जो बाद वाला नंबर हमारा बन के तैयार हुआ वो मूल नंबर से 396 छोटा है। तो यही हमारा एक था तरीका जिससे हम लोग आसानी से रिजल्ट को पता कर सकते, कोई बाकी दूसरा तरकीब लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैथ का वो 6 नंबर पे दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर से लिया गया है। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि सर टाइम एंड वर्क का तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है, आप ये छोटा छोटा क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो हम लोगों का ये सीरीज चल रहा है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3। आप आने वाले आगामी टेस्ट सीरीज में देखेंगे, आगामी PDF में आप देखेंगे कि आपके हर एक लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ करवाएंगे, ठीक है। इसके लिए नहीं करना है कि सेट का क्वेश्चन का ये किया जाए वो किया जाए, हम लोग एकदम पैटर्न से चलेंगे, एकदम उसके टफनेस और इजीनेस का भी ध्यान रखेंगे, और उस तरह का क्वेश्चन हम लोग डालते हुए प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। चलिए सर देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, बोल रहा है x और y एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि x अकेला उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो y अकेला इसी काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, देखिए एकदम इजी है ये, और अभी हमको मार्कर वाला पॉइंट पे आना होगा, ठीक है। आ गए, चलिए देखिए क्या बोल रहा है, x और y एक काम को भाई 6 दिनों में। हम आपको बताए थे कि बेसिक मेथड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, जनरली 99% केस में 90% केस में हम लोग LCM मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और हम बताए थे कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जहाँ पर हम लोग LCM नहीं भी निकालेंगे, टोटल वर्क को अगर 100% भी सपोज कर लेंगे, तब उस क्वेश्चन को हम इजी में बना सकते हैं। और अगर क्वेश्चन अगर LCM निकालने में भी लग रहा है कि काफ़ी टफनेस हो रहा है, तब एक और मेथड के बारे में हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि एक और मेथड से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, वो है फ्रैक्शन मेथड, और उसका चर्चा हम लोग क्वेश्चन आने पर करेंगे। और उस दिन हम बताए भी थे कुछ क्वेश्चन 100% के बारे में। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, x और y एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्या है देखिए भाई, x प्लस y जो है टोटल वर्क को कितना दिन में कर दे रहा है, 6 डेज में। x अकेला उसी काम को बोल रहा है भाई कितना दिन में कर दे रहा है, 9 दिन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ऐसा डाटा आया हम लोग तुरंत LCM निकाल के उसका एक टोटल वर्क पता कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 और 9 के LCM कितना हो जाएगा, तो 18 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। इसका मतलब 18 यूनिट कह सकते हैं आप, 18 यूनिट, यानी कहने का ये मतलब हुआ कि x और y मिलकर 18 यूनिट जो टोटल वर्क है उसको 6 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो आप ही बताइए भाई x और y मिलकर एक दिन में कितना वर्क कर पा रहा होगा। तो 6 3 जा, यानी x और y दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम क्या है कर लेता है। 18 में से 3 यूनिट एक ही दिन में कर लेता है x और y मिलके। x के बारे में देखिए भाई, 9 2 जा 18, यानी x सेपरेटली यानी अकेले जो है वो 2 यूनिट वर्क पर डे कर रहा है। 9 दूनी 18, यानी 2 यूनिट वर्क पर डे कर रहा है, ओके। तो अब आप ही बताइए, जब x और y एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है,
और एक्स बोल रहा है कि भाई हम एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर सकते हैं, तो सिंपली ये पता चल रहा है हम लोगों को जो वाई सेपरेटली अर्थात एक दिनों में कितना वर्क कर पा रहा होगा, केवल 1 यूनिट। क्योंकि x अगर 2 यूनिट कर पा रहा है और x + y 3 यूनिट कर पा रहा है दोनों मिल के, इसका मतलब है कि y के लिए केवल और केवल 1 यूनिट ही वर्क बचता है पर डे का। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि y अकेला इसी काम को अगर समाप्त करने के लिए कोशिश करे भाई कितने दिन लगेंगे उसको। एकदम सिंपल सी बात भाई, टोटल वर्क 18 है और b का एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं आप, दक्षता जिसको बोलते हैं, जो हम लोगों ने 1 प्राप्त किया वो कितना 1 है, यानी एक दिन में एक ही काम करेगा। तो भाई 18 काम करने में कितना समय लगेगा, 18/1 कैंसिल आउट, यानी कितना 18 बार में, यानी y जो है उस टोटल वर्क को 18 दिनों में समाप्त कर पाएगा सेपरेटली, यानी अकेले। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का मैथमेटिक्स का है वो क्वेश्चन नंबर कितना पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर, आप लोग तो प्रैक्टिस किए होंगे और इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन आ गया 15 नंबर। यहाँ अब आपको एकदम डिफरेंट तरकीब बताने वाले हैं, एकदम डिफरेंट। यहाँ पर ये ऐसा डाटा दिया हुआ है कि देख के ही बच्चा इसको छोड़ के निकल जाएगा, बट हम आपको एक ऐसा ही कंसेप्ट बताने जा रहे हैं जिसको आप अगर ध्यान रखेंगे तो कितना भी टेढ़ा से टेढ़ा सवाल आ जाए प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का, तो आप इजी वे में बना सकते हैं। यहाँ सवाल को आप अगर जनरली तौर पर जहाँ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, अगर हम लोग उस जनरली मेथड से इसको देखेंगे तो आप तो एग्जाम हॉल में इसको कर ही नहीं पाएंगे। देखिए कितना टेढ़ा टेढ़ा बातें दिया हुआ है भाई। एक कंपनी अपने ग्राहकों को सभी मूल्यों पर 15% का डिस्काउंट देती है। इस प्रकार कंपनी को 19% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और आप जब एनटीपीसी, टेक्नीशियन या ग्रुप डी ये सब अगर आप दिए होंगे पेपर, तो आपको पता चला होगा मैथ सेक्शन को देख के कि कुछ क्वेश्चन का जो फॉर्मेट दिया रहता है एग्जाम में वो इतना लंबा चौड़ा करके दिया रहता है। देखिए उसी प्रकार के ये क्वेश्चन है, ये उसी पैटर्न पर बनाया हुआ क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कैसे समझते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। इस प्रकार कंपनी को 19% का लाभ होता है, उत्पादन की लागत में 12% की वृद्धि हो जाती है और कंपनी एक नई मूल्य सूची जारी कर दी। क्या हुआ कि भाई पहले जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट का वैल्यू था, मतलब मार्क्स प्राइस था, उस पर हम लोग 15% डिस्काउंट देते थे ना, फिर भी हम लोगों को 19% का प्रॉफिट हो जाता था। अब क्या हुआ, उस प्रोडक्ट को बनाने में लागत में 12% की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले जो प्रोडक्ट हमारा 100 में तैयार हो रहा था, अब उसको तैयार करने में ही 112 रुपया खर्च हो जा रहा है, 12% बढ़ने का मतलब, ठीक है। और कंपनी एक नई मूल्य सूची जारी कर देती। स्वाभाविक बात है भाई, जब हमारा उत्पादन लागत ही बढ़ गया तो हम उसको कैसे वैसे बेच दें भाई, प्रॉफिट तो चाहिए ना व्यापार में। तो इसके लिए उसने क्या किया, उस वस्तु का कंपनी जो है क्या करता है, एक नई मूल्य सूची जारी कर देती है। एक नई मूल्य सूची जारी करती है। वो किस प्रकार जारी करती है, तो जिसमें सभी मूल्यों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। यानी पहले जो हमारा मार्क्स प्राइस था, अंकित मूल्य था, उसको हम लोग 10% बढ़ा दिए, क्योंकि भाई हमारा उत्पादन लागत 12% बढ़ गया है, तो स्वाभाविक बात है कुछ तो बढ़ाना होगा अंकित मूल्य को, क्योंकि कंडीशन रखा गया है बाद में कि डिस्काउंट में कोई चेंजिंग नहीं। भाई ग्राहक पहले से जो आ रहा था उसको पता है भाई चलो इस दुकान में 15% का डिस्काउंट पे ये बेच रहा है सामान, तो ग्राहक तो वही सोचेगा। तो भाई क्या करना होगा, यहाँ पर मूल्य बढ़ाना होगा। हम लोगों का जो मार्केट प्राइस था उसको बढ़ा देंगे, और मार्केट प्राइस देखिए बढ़ा भी दिया 10%, फिर भी कंपनी उस पुल पर क्या कर रहा है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो कह रहा अब वह उत्पादन की लागत पर लगभग कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है। देखिए अगर जनरली आप लोग देखिएगा मौखिक, जैसे बहुत आदमी ऐसा भी होंगे एग्जाम हॉल में, अगर थिंक करने वाले होंगे तो वैसे भी आप आंसर लगा देंगे, बट ऐसे आंसर इस क्वेश्चन में मे भी लग जाए तुक्का सही, मगर अलग डाटा रखने पर ये परिणाम चेंज हो जाता है। देखिए भाई पहले अगर मेरा 19% का लाभ हो रहा था, कितना 15% ही डिस्काउंट पर, अब हमारा लागत मूल्य 12% बढ़ गया। कंपनी एक नई मूल्य सूची जारी की जिसमें कि मूल्यों को 10% बढ़ा दे। चलिए भाई 10% बढ़ा दिए तो कंपनी के लिए ये प्रॉफिट दिख रहा है, भाई 10% बढ़ा दिए, मगर डिस्काउंट फिर वही है
भाई अगर 10% हमने बढ़ाया जबकि इधर 12% की वृद्धि हुआ था, तो वैसे भी आप सोचें उधर से 2% का मात्र चूना लग रहा है। भाई 2% इधर का रहा कि 15% का डिस्काउंट दे ही रहा है, तो बहुत आदमी ये अंदाज लगा लेगा कि सर अगर 19% का प्रॉफिट हो रहा था पहले, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सर यहाँ पर हमारा कितना, तो 17% का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुक्का लॉजिक आप लगा दिए, अलग बात है, बट प्रोसेस देखिए यार, ये तुक्का आपका दूसरा डाटा पर हमने इसको फिट करके देखा तो ये तुक्का वहाँ इरर हो जा रहा, तो ये तुक्का सही नहीं। ठीक है, प्रोसेस देखते हैं हम लोग। तो भाई यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क्स प्राइस दोनों की आवश्यकता है, और कॉस्ट प्राइस को मानते हैं तो पर भी आपको मार्क्स प्राइस निकालने में टफ यहाँ पड़ रहा है, या मार्क्स प्राइस को मानते हैं तो कॉस्ट प्राइस निकालने में एकदम कैलकुलेटिव हो जा रहा है। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए जो आपको हम अभी एक बात बता रहे हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। सर क्या है वो बातें, देखिए आप याद रखिएगा, हमेशा आप याद रखिएगा, CP/MP, CP/MP इक्वल टू, एक बातें याद रखिएगा कि एक प्रकार का आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप एक फार्मूला तौर पर नहीं, इसको आप एक ट्रिक कह सकते हैं। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा कि 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट। CP और MP का रेशियो, जो CP मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको आप उत्पादन कॉस्ट प्राइस, और MP मतलब MP। जैसे देखिए 100 में से अगर हम लोग डिस्काउंट काट दें और 100 में अगर प्रॉफिट को ऐड कर दें, और तब जो इसका रेशियो होता है, ये सदैव डिस्काउंट चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा CP और MP का रेशियो देता है, हमेशा CP और MP का रेशियो देता है। ओके, तो देखिए तो 100 माइनस D, भाई D मतलब डिस्काउंट कितना, 15% का। हम लोग पहले इनिशियल फेज में चलते हैं, तो 100 माइनस D मतलब कितना, 85 हो गया। ओके, और 100 प्लस P मतलब प्रॉफिट कितना, 19%, यानी 119 हो गया भाई। अब देखिए 85 119, खैर ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। 17 5 जा 18 5 और 17 कितना बढ़ में 17 7 जा, यानी आप कह सकते हैं कि सर 5/7 जो हो गया हमारा, वो CP और MP यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क्स प्राइस का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस और मार्क्स प्राइस का क्या हो गया, हमारा ये रेशियो हो गया। अब देखिए आपको करा, यदि कंपनी सूची मूल्य पर देखिए जिसमें सभी मूल्यों में 10% की वृद्धि कर देता है। चलिए भाई, अब हम अपना जो लागत मूल्य है हमारा उसको 10% बढ़ा देते हैं, तो 5/7 डाटा पर भी आप लोग बना सकते हैं इसको। या कोई सपोज करिए भाई रेशियो में है ना, कोई 50 और 70 ले लिया, फिर भी बना देगा कि भाई 5/7 यूनिट का मतलब 50 रुपया 70 रुपया। तो अब हमारा बात है कि जिसमें सभी मूल्यों को 10% की वृद्धि कर देते हैं, भाई दे दीजिए 10% की वृद्धि कर दीजिए। तो अगर सपोज करिए कि ये हमारा 50 रुपया इसको ले लेते हैं, और अगर हम 10% की वृद्धि करेंगे तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, देखिए 50 को हमने अगर 10% वृद्धि कर देंगे तो हमारा नया जो CP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 50 का 10% वृद्धि हो जाएगा। 10% वृद्धि यानी कितना, 55 के बराबर हो गया। 55 यूनिट क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और एक बात और आपको पता है, ये हमारा मार्क्स प्राइस है 7 यूनिट, और यहाँ बोल रहा है यदि कंपनी सूची मूल्य पर 15% का बट्टा दे, भाई सूची मूल्य पर 15% का बट्टा दे, ठीक है, तो अब उसकी उत्पादन लागत लगभग कितने परसेंट में, अब देखिए ओके क्या बोल रहा है हम लोगों का, 12% वृद्धि कर देते हैं, ओ सॉरी उत्पादन की लागत में 12% की वृद्धि कर देते हैं ना जी। चलिए इसको थोड़ा मिटाइए हम लोग, उत्पादन की लागत में हम लोग 12% की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। देखिए 12% की अगर वृद्धि करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 550, ओहो इस कलम पे आएंगे तब ना, ठीक है। तो हमारा जो कितना 50 यूनिट है उसको हम 12% बढ़ा देते थे, कितना हो जाएगा 15 × 112 अब बाई 100, यही हुआ 12% बढ़ाने का मतलब 52 जा कैंसिल आउट, कितना हो गया 60 56,
कितना आ गया 56 यूनिट आ गया हमारा। अब कॉस्ट प्राइस हमने उसको 12% बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या किया, जिससे सभी मूल्यों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, जिससे सभी मूल्यों में 10% की वृद्धि की कर दी जाती है, ठीक है। चलिए भाई, हम इस मूल्य में भी क्या करते हैं 10% की वृद्धि करते हैं। किसमें 7, जिसको हम अगर 70 सपोज करेंगे तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं MP वाले में 10% की वृद्धि कर देते हैं। तो 7 × 110/100 कैंसिल आउट कितना 77 यूनिट का हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है यदि कंपनी सूची मूल्य पर 50% का डिस्काउंट, देखिए अब हमारा नया सूची मूल्य जो हो गया वो 77 हो गया, और फिर भी हम इस पे अगर 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कितना हो जाएगा ये देखिए तो 77 × 85/100, यही जो हमारा है वो नया सूची मूल्य बनेगा। कितना से कैंसिल आउट कर लें हम लोग इसको, देखिए अब आप लोग कैलकुलेशन यहाँ से करिए, हम बताते हैं आपको। देखिए अब हमारा कितना हो गया 77, और 77 को हम लोग क्या किए 15% डिस्काउंट पे बेच दिए भाई। 77 × 85/100, इसको जो हम लोग सोल्व करेंगे तो एक परिणाम आएगा हमारा, और वो क्या निकलेगा, वो हमारा मार्क्स प्राइस निकल जाएगा। तो भाई मार्क्स प्राइस ये था, और डिस्काउंट जब ये हम काट दिए तब जो हमारा ये नया डाटा निकलेगा वो क्या निकलेगा सेलिंग प्राइस। और जब ये सेलिंग प्राइस हमारा फाइंड हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस हमारे पास ऑलरेडी मालूम है, तो हमको प्रॉफिट निकालने में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम लोग इस पे प्रॉफिट निकालेंगे तो यही जो हमारा प्रॉफिट देगा लगभग कितने % का 16.88 समथिंग करके देगा, यानी अप्रॉक्स कितना 17% का। इसीलिए देखिए हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ है कि अब उत्पादन की लागत पर लगभग कितने % की प्रॉफिट हो रही है भाई, तो 17% की प्रॉफिट हो जाएगी। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए 77 × 85/100, 85 क्यों किया तो 15% का हम फिर से क्या किए डिस्काउंट दे दिए। तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल था, तो कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा सा ईजी कर पाए किसके मदद से, तो इसकी मदद से। इन बातों को सभी आदमी एकदम सुनहरा अक्षर में लिख लीजिए कॉपी पर। पहले भी हम बताए होंगे, जो जानने वाले हैं मेरे से जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट, पहले भी आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे, बट हो सकता है ये बातों को हम चर्चा नहीं किए होंगे, तो इन बातों को आप सभी आदमी नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डिस्काउंट चैप्टर के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर देखिए 17, ये भी मैथमेटिक्स है, क्वेश्चन नंबर 17। और ये जो क्वेश्चन है जो रेलवे काफ़ी इस पे फोकस किया था वो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का नाम हो गया बोट एंड स्ट्रीम। भाई बोट एंड स्ट्रीम में हम आप लोगों को पहले भी बताए थे कि जब ये धारा की दिशा की बात हो तो आप मन ही मन मान लीजिए कि धारा की दिशा की चाल मान के ही रख लिए कि x + y ही होता है धारा की दिशा की चाल, और धारा के विपरीत दिशा की चाल की बात हो तो x - y। ये बात बताए थे, ये बात भी याद रखने वाला है। बट यहाँ जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग है, जिसको आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे इक्वेशन चैप्टर में, समीकरण चैप्टर में। तो वहाँ पर आप इसको 4 वेरिएबल के साथ मानने के बाद आपको पता चलता होगा कि भाई धारा की चाल क्या है। बट यहाँ हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इनमें कुछ बातों पर इस क्वेश्चन में ध्यान देना है। भाई क्या ध्यान देना है, तो एक बात बताइए, किसी भी बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में या किसी भी पोजीशन में ये बताइए आप कि धारा के दिशा की जो चाल होगा वो धारा की विपरीत दिशा की चाल से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। कभी भी सपोज करिए कि धारा की दिशा की चाल जो है धारा की विपरीत दिशा की चाल से कम हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये बातें आपके दिमाग में ओपन रहना चाहिए। दूसरा बात ये याद रखिए, ये बात आपके दिमाग में है तो देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत, देखिए धारा के विपरीत भाई 25 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और धारा के अनुदिश मतलब समान दिशा में कितना जाता है, समान दिशा में जाता कितना 39 किलोमीटर। कितना देर में 8 घंटे में। एक मोटर बोट ऐसा था कि 8 ही घंटे में धारा के विपरीत दिशा में भी 25 चल लेता है और धारा की दिशा में भी 39 चल लेता है। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि सर 25 दूरी विपरीत दिशा में, 39 दूरी समान दिशा में, और तब जाके कुल जो समय लगा हमको वो कितना लगा 8 आवर्स। आप ये बताइए कि ये 25 क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, दूरी कैसे निकालते हैं, चाल गुने समय।
इसका मतलब है कि उस मोटर बोट के धारा के विपरीत दिशा का चाल और उसमें लिया गया समय को अगर प्रोडक्ट किया होगा तब ये 25 आया होगा कि नहीं। और ये 39 कैसे आया होगा, जब धारा के दिशा की चाल और उसमें लिए गए समय को प्रोडक्ट किया होगा तब जाके ये 39 रिजल्ट आया होगा। तो देखिए आपको दोनों डिस्टेंस पता है और टाइम भी दोनों में कितना लगा है वो पता है। तो हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं, कुछ सपोज करने की बजाय हम ये जो आपको लॉजिक बता रहे हैं वो इसलिए कि इस तरह के सवाल को आज तक एसएससी या रेलवे कहीं भी पूछता है। 90% क्वेश्चन जो है एकदम ईजी से ईजी टाइम में, ऐसा सवाल को पढ़ के लगता होगा किसी को भाई 5 मिनट लग जाएगा सोल्व करने में, ऐसा कुछ नहीं है। इस सवाल को भी हम लोग 20 से 25 सेकेंड के अंदर में इसको सोल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये कुछ बातों पर हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो पहला बात तो आप ये देखिए क्या बोले हम आपको, जो धारा के विपरीत दिशा का जो चाल होगा वो धारा के दिशा की चाल से क्या होगा, कम होगा। तो सपोज करिए भाई ये 25 दो नंबर का प्रोडक्ट होके हुआ होगा। वो दो नंबर क्या है, एक तो वो नंबर रहा होगा धारा के विपरीत दिशा की चाल और दूसरा जो वो नंबर रहा होगा उसमें लगा समय, यानी ये किसी दो के प्रोडक्ट से बना हुआ, ये भी किसी दो के प्रोडक्ट से। तो आप अपने मन में ही दो फैक्टरों में इसको तोड़िए। जैसे 39 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 13 × 3, 13 3 जा 39। और इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5 × 5, 5 × 5 तोड़ सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर अगर धारा के विपरीत दिशा की चाल को 5 मान लिया जाए और उसमें लिए गए समय को अगर हम लोग कितना मान लेते हैं, 5 घंटा, ठीक है, और धारा के दिशा में हम उस मोटर बोट की चाल को अगर 13 मान लेते हैं और उसमें लिए गए समय का मान 3 मान लेते हैं, तो आप देखिए आप अपना अगला रिजल्टेंट को चेक करिए कि सर अगर उसमें 5 घंटा लगा और इसमें 3 घंटा लगा तो क्या 5 और 3 का जोड़ इसके बराबर हो रहा है, तो हो रहा है। देखिए तो अभी ही हम लोग 100% कन्फर्म नहीं हो जाएंगे कि उस मोटर बोट के धारा के विपरीत दिशा का चाल जो है वो 5 है और धारा की दिशा की चाल जो है वो 13 है। ये अभी ही हम लोग सपोज माइंड में 100% श्योर नहीं कर लेंगे। क्यों, तो हमारे पास इसी तरह का एक सेम डाटा फिर से दिया गया है, अगला डाटा। तो पहले उसमें भी हम लोग इस स्टेटमेंट को पुट करके देखेंगे कि क्या हमारा ये स्टेटमेंट या हमारा ये थिंक जो है वो राइट रहा या कहीं ना कहीं जाके ये फेल हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। अभी अगर इन बातों पर आप देखेंगे तो ये आपके धारा के दिशा की चाल है, यानी x + y का वैल्यू है ये, और ये आपके धारा के विपरीत दिशा की चाल है, यानी x - y का मान है ये। जब आपको एक बात और हम बताए थे पिछले डिस्कशन में, तो जब आपको धारा के दिशा की चाल, धारा के विपरीत दिशा की चाल अगर आपको फाइंड हो, उस कंडीशन में अगर आपसे उस मोटर बोट का या उस व्यक्ति की चाल पूछे तो दोनों स्पीड का सम बाई 2, यानी धारा की दिशा की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा की चाल बटे 2 होता है, ठीक है। और अगर उस कंडीशन में आपसे धारा की चाल पूछ देता है तो धारा की चाल के लिए हम लोग क्या जानते हैं भाई, धारा की चाल के लिए जानते हैं दोनों का अंतर बटे 2। तो भाई पहले क्लियर तो हो लें हम लोग, तब तो निकाल देंगे धारा से। तो चलिए दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत में 35 किलोमीटर जाती है और धारा के अनुदिश में जो है वो 52 जाती है। भाई चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। देखिए क्या है भाई, 35 जा रहा है, 35 जा रहा है किसमें, विपरीत में, और सेम डायरेक्शन में कितना जा रहा है, 52। सेम डायरेक्शन कितना जा रहा है, 52। और टोटल जो टाइम टेकिंग कर रहा है वो कितना, 11 आवर का। कितना, 11 आवर का। फिर से फैक्टराइज करिए। तो फैक्टराइज अभी करिए मत नया, आपने जो पहले किया है उसी को यहाँ पर लीजिए, केवल टाइम ही ना चेंज होगा। तो चलिए भाई 5 × 7 तब ना 35, ओके आ रहा है। और यहाँ पर आपने स्पीड लिया है समान दिशा में 13, तो यहाँ पर क्या कहेंगे सर 13 × 4। तो क्या ये टाइम, यहाँ पर भी आप कहेंगे सर स्पीड मेरा 5 है अपोजिट डायरेक्शन का, यहाँ कहेंगे सर सेम डायरेक्शन का मेरा स्पीड है वो 13 है। तो आप ये बताइए मेरे को कि आपका टाइम यहाँ आ जा रहा है, डाटा पूरा कर रहा है, तो भाई कर रहा है 7 4 11, ओके। इसका मतलब है कि हम लोग जो माइंड में एक फैक्टराइज के माध्यम से जो हमने धारा के विपरीत दिशा की चाल और धारा की दिशा की चाल जो हमने फाइंड किया है वो क्या है, एकदम परफेक्ट है,
ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि सर धारा के विपरीत की चाल 5 है, समान दिशा का 13 है, और आपसे पूछ रहा है धारा की चाल क्या है, तो क्या कहेंगे, धारा की चाल निकालना तो एकदम सिंपल है, क्या है, तो धारा की चाल जो निकालना आपने सीखा है, क्या बताए थे हम कि अगर ये दोनों चालें मालूम हो तब अगर आपको धारा की चाल पूछे तो क्या कहते हैं, दोनों चालों का अंतर बटे 2। तो भाई 13 माइनस 5 बटे 2 कितना, 13 माइनस 5 बटे 2, 13 में से 5 गया कितना, 8 बटे 2, यानी कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा की दिशा की चाल, जो कि आपके PDF में, आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन नंबर 3 में है। ओके सर, समझ में आया। इस तरह का आगामी भी क्वेश्चन आएगा तो हम फिर से इस प्रोसेस पे एक बार डिस्कशन करेंगे। इसकी लॉन्ग प्रोसेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम छोटा तरकीब है ये, बस आपके ब्रेन में एकदम फिट रहना चाहिए इन बातों को फैक्टराइज करने की सिस्टम। ठीक है सर, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है मैथमेटिक्स का, वो क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए कौन सा है, और जो देखते हैं कोई फ़ायदा उठा पा रहे हैं, इससे फ़ायदा हो पा रहा है, होना भी चाहिए फ़ायदा भाई। आपके पैटर्न पर ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे सेट प्रैक्टिस के लिए जुड़ जाते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, विद्यासागर यूट्यूब चैनल का जहाँ पे लिंक मिलेगा, आप जहाँ सब्सक्राइब किए होंगे उसके नीचे में आप देखिएगा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम लिंक को सभी आदमी क्या करिए, पहले टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए सभी आदमी, तो आपके डिस्कशन से 1 या 1.5 घंटा पहले आपको क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन के PDF के साथ आपको शॉर्ट आंसर भी मिल जाएगा, एकदम बिल्कुल सेट प्रैक्टिस की तरह। आप लोग पहले सेट को बनाइए, और जब सेट आप बना लेते हैं, समय आपका ख़त्म हो जाता है, तब आप शॉर्ट आंसर से पहले उसको टैली कर लीजिए। आप जज करिए अपने आप को कि आप कहाँ हैं, कितना दूरी पर हैं आप अपने सफलता से, कितने मार्क्स आप होल्ड कर पा रहे हैं, और उस हिसाब से फिर आपको जो डाउट होता है डिस्कशन देखिए, फ़ायदा उठाइए, और सब्सक्राइब और लाइक भी करिए यार। सब आदमी एकदम वहीं का वहीं रुका हुआ है, ऐसा थोड़ी है, बेहतर है एकदम। और जो आप अपने जुड़े हुए, जो आपका फ्रेंड सर्किल है, कहीं और पढ़ रहा है या आपसे जुड़ा हुआ है, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड को भी इसको क्या करिए, मतलब शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसको कर दीजिए लाइक, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा सा है, बट सॉल्यूशन एकदम छोटा सा होगा। देखिए आपके क्वेश्चन में ही हम लोग इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। क्या बोल रहा है कि दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के किराए 10, 8 और 3 के अनुपात में, यानी कहने का मतलब एक ट्रेन से कोई सफ़र कर रहा है तो भाई अगर फर्स्ट क्लास में सफ़र करेगा तो 10 यूनिट, और सेकेंड क्लास में करेगा तो 8 यूनिट, और थर्ड क्लास में करेगा तो 3 यूनिट का उसको टिकट का चार्ज देना होगा। ओके, अब आपसे बोल रहा है कि एक वर्ष में, एक खास वर्ष में इन दोनों स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या 3, 4, 10 थी, जो क्या यात्रा किया। तो आप अगर यहाँ कलम चलाना चाहेंगे तो चला भी सकते हैं, नहीं चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे, जो सर फर्स्ट क्लास के टिकट का चार्ज है 10 रुपया, और एक कोई खास बस था जिसमें 3 गो पैसेंजर उससे क्या किया, सफ़र किया हैं, तो अगर 3 गो पैसेंजर सफ़र किया तो उससे कितना किराया हम वसूल कर पाए, वो रेलवे जो है इसे कितना किराया फर्स्ट क्लास से वसूल कर पाया उस वर्ष में। तो क्या कहेंगे सर 10 अत्तिया 30 यूनिट। भाई 2-3 प्रकार का है ना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड, क्या आ गया यार चलिए हम लोग कलर को फिर से एक बार सिलेक्ट कर लिए। अब क्या है देखिए हम लोग कह सकते हैं कि ए फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास का क्या आने वाले कुल किराए का रेशियो, जो टोटल किराया उसका आया उसका क्या रेशियो बनेगा। भाई कुल किराया का रेशियो जो बनेगा यहाँ से आप देख सकते हैं कि सर 10 रुपया टिकट चार्ज था फर्स्ट क्लास का, 3 पैसेंजर गया, यानी कितना किराया वसूल कर पाए हम लोग, 30 यूनिट नहीं कर पाए रेशियो। सेकेंड क्लास से कितना कर पाए, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32,
2 यूनिट किराया हम लोग यहाँ से वसूल कर पाए, ठीक है। और जो तीसरा प्रकार का था उससे कितना हुआ, जो थर्ड क्लास था 10 दिया कितना 30 यूनिट। तो भाई सब तो आपके सामने है, फर्स्ट क्लास से भी 30 यूनिट का इनकम हुआ, सेकेंड क्लास से 32 यूनिट का इनकम हुआ और थर्ड क्लास से 30 यूनिट का इनकम हुआ। यानी अगर हम आपसे पूछें कि भाई उस साल टोटल कितना टिकट से किराया वसूल कर पाया रेलवे या कर पाया, तो 30, 30, 60, 30, 90 या 2 92 यूनिट किराया वसूल कर पाया। कितना वसूल कर पाया, 92 यूनिट, ठीक है। और सवाल में आपको एक परफेक्ट डाटा दिया हुआ है रेशियो की वजह से कि उस साल जो है टिकटों की कुल बिक्री का जो मूल्य था वो 16,100 रुपये था, जिसको आपने रेशियो के माध्यम से पता कर पाए कि सर टोटल खर्च जो उस साल का या टोटल टिकट से जो वसूल की गई राशि जो बन पा रहा है वो 92 यूनिट का बन पा रहा है, जबकि एग्जैक्ट डाटा जो बता रही है रेलवे या क्वेश्चन में हमारा कि वो 16,100 रुपया का टिकट बेच पाया था। तो आपसे पूछा भाई दूसरी श्रेणी के टिकटों की बिक्री का मूल्य क्या था। एकदम सिंपल भाई, एग्जैक्ट डाटा कितना मालूम है यहाँ 116,100 ये 1 है, ठीक है, बट्टे ये टोटल एग्जैक्ट डाटा और यहाँ रेशियो वाला एग्जैक्ट डाटा तुलना कर दिए 92 हो गया और मल्टीप्लाई कितना बोला दूसरे श्रेणी के टिकटों की बिक्री का मूल्य क्या था। तो भाई देखिए दूसरी टिकटों के बिक्री मूल्य 32, कितना 32, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 से। यही तो आपने पढ़ते हुए आए हैं रेशियो में, यही हो गया सेकेंड क्लास से आई कुल टिकट की राशि। नहीं हो गया तो क्या कैलकुलेशन कर दें हम, हाँ क्यों कर दें, आप कर लीजिए। देखिए 92 से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 175 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बार में 175 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 175 और 32 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा विकल्प सी 5600 रुपये की कुल राशि वो क्या कर पाया, कलेक्ट कर पाई सेकेंड क्लास से रेलवे। ठीक है, चलिए सर हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है एनटीपीसी में, इसीलिए आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए यहाँ दिए हुए हैं। तो चलिए ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स बराबर माइनस क्यू तथा 5x स्क्वायर माइनस 3px बराबर 15q का महत्तम समावर्तक x माइनस 3 है। भाई किसी नंबर का कोई महत्तम समावर्तक कैसे हो जाता है, क्यों कहते हैं कि ये उसका महत्तम समावर्तक है। भाई महत्तम समावर्तक का मतलब है कि वो जो HCF कह रहा है कि भाई उसका ये HCF है, इसका ये मूल मीनिंग हुआ कि उस HCF से उस नंबर में पूर्णतः भाग लग जाएगा, यानी परफेक्टली डिविजल कर देगा ये HCF उस किसको, उस नंबर को। और परफेक्टली डिविजल का मतलब क्या हुआ, अगर परफेक्टली डिविजिबल कर दे रहा है इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर थ्योरम से आप पढ़े होंगे, जब इस तरह का प्रश्न आ जाए आपको, अगर यहाँ तो पूछ रहा भाई पी और क्यू का मान बताइए, यहाँ पर आपसे ये पूछ सकता था कि भाई शेषफल बताइए। आप देखे होंगे ऐसा रिमाइंडर पूछता है कभी कभी, तो उस समय में हम लोग जो सीखे उसके हिसाब से तो आप यही नहीं करेंगे। सर अगर HCF x माइनस 3 है तो सबसे पहला स्टेप जो हम लोग उठाते हैं, कहते हैं कि HCF इजकल टू 0, HCF को हमने 0 कर दिया और यहाँ से हमने प्राप्त किया कि x इजकल टू 3, और ये जो 3 है उसको हम लोग पोलोनोमियल फर्स्ट और पोलोनोमियल सेकेंड में पुट करेंगे। अगर इस x बराबर 3 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या देगा, वो इक्वेशन का जो बचेगा वो क्या बचेगा, उस इक्वेशन का वो रिमाइंडर बचेगा। और आप जानते हैं कि चूंकि अगर ये HCF है और तब अगर ये वैल्यू उसमें हम पुट कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उस हिसाब से भाई ये 0 होगा नहीं और ये कंडीशन बन रहा है कि 0 होना चाहिए, तो क्या होगा, एक नया इक्वेशन बन जाएगा। फिर यहाँ पर वही बात करेंगे तो फिर एक नया इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन इसलिए बनेगा कि भाई पी क्यू का क्या मान रखें जो भाग लगाने पर जो 0 देगा फाइनली। अभी अगर नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, तो वहीं तो कर आपको पी क्यू का मान बताइए, पी क्यू का क्या मान रखने से इन दोनों नंबर के HCF x माइनस 3 हो जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग x माइनस 3 0 सपोज किया, x बराबर 3 हो गया और x का मान अगर हम लोग
पोलोनोमियल फर्स्ट में पुट करते हैं तो पुट करिए ना, 3 3 जा 9 और यहाँ रखेंगे तो 3p बराबर -q। ओके, वहाँ तो x है नहीं, तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बन पा रहा है देखिएगा आप लोग, 3p क्या बन पा रहा है, 3p, और q जो बराबर के उस तरफ है माइनस में, अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, +q बन जाएगा। और बराबर में यहाँ 3 रखे तो 3 3 जा 9 हुआ, राइट साइड में जाएगा, सॉरी राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो बताइए, तो एक नया इक्वेशन आपके सामने नहीं तैयार हो गया, है एक इक्वेशन तैयार हो गया। और अगर यही x बराबर 3 जो है, इसका भी तो HCF था ना भाई ये, तो x बराबर 3 हम इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तब भी हमारा एक नया इक्वेशन बनेगा। और जब 2 इक्वेशन हम आपको बता दें या 2 इक्वेशन आप तैयार कर पा रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों इक्वेशन को आप 10th वाले मेथड से सोल्व करके तब टिक लगाएंगे। भाई क्यों, ऑप्शन मेरे सामने पड़ा हुआ है, हम टिक कर देंगे भाई ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, -x के जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 x के जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9 यानी -9p। क्या रिजल्ट आया, -9p। और 15q जो राइट साइड में है लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तो -15 हो जाएगा। ये प्लस नहीं है भाई, ये प्लस नहीं है, ये क्या था मेरा, माइनस था, ओ सॉरी, ठीक है, ये मेरा यहाँ था -9p, इसको ले आया इधर -15q, और यहाँ जो हम x बराबर 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा, और 45 उधर लेके चल जाइए, कितना हो जाएगा, -45। अब बताइए सर, आपके पास पहला इक्वेशन ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया, दूसरा भी फाइंड कर दिया, और प्रोसेस भी बताई कि कैसे क्या होता है भाई, HCF होने का मतलब क्या होता है। तो अब आपने जब 2 इक्वेशन प्राप्त ही कर लिया है, 3p + q बराबर -9 और -9p - 15q बराबर -45, तो आपसे पूछ रहा है p और q का मान बताइए। अब रहा इसमें कुछ, अब कुछ नहीं रहा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, या मन नहीं करे ऑप्शन से चेक करने का तो 2 से 10 सेकेंड में आप इसको सोल्व भी कर लेंगे। और जब आप सोल्व करेंगे तो पाएंगे कि आपके इस इक्वेशन में p का मान -5 और q का मान 6 आ रहा है। यही आपका इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये रहा क्वेश्चन आपका किस चैप्टर का, पहचानिए आप लोग। ऐसा क्वेश्चन मतलब भाई किस चैप्टर में ये बिलोंग करेगा, ये आगे आपको सर्ट्स इंडिसेस का कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन का कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन का हो गया ये मूल रूप से, क्या सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे लोग क्या करना सीखता है रेशनलाइज करना सीखता है, गुना भाग कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जस्ट क्वेश्चन पे ही इसका सॉल्यूशन देखते हैं, एकदम सिंपल है। हम आपको रेशनलाइज उस दिन बताए थे कि भाई √6 + √3 चलिए रेशनलाइज अगर जो नहीं जाने वो एक बार देख लें, रेशनलाइज को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है सर, देखिए कहीं पर अगर ऐसा दिया हो कि भाई a + b/a - b और इसको रेशनलाइज करने के लिए कहे तो क्या करेंगे हम लोग, a + b/a - b में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर रेशनलाइज कर रहे हैं तो जो है ज्यों का त्यों लिखेंगे और मल्टीप्लाई जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसका साइन बदल के गुना और भाग दोनों कर देंगे। यानी दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि सर a और -b का जो कंजुगेट होगा, कंजुगेट का मतलब होता है संयुग्मी। अगर आपसे पूछा जाए कि a + b का कंजुगेट क्या होगा तो हम कहेंगे a - b होगा, ठीक है, और a - b का कंजुगेट क्या होगा तो a + b होगा। तो रेशनलाइजेशन में इन बातों पर हम लोग ध्यान देते हैं कि अगर किसी नंबर का या किसी फ्रैक्शन का या किसी इरेशनल पार्ट्स को अगर हम लोगों को रेशनलाइज करना रहे तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका क्या करते हैं हम लोग, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों करते हैं उसी फ्रैक्शन को। तो करते हैं तो क्या भाई a - b का कंजुगेट कितना, a + b हो गया।
तो a प्लस बी से हमने गुना कर दिया और a प्लस बी से हमने इसको भाग भी कर दिया। और जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो यही हमारा a प्लस बी बट a माइनस बी का क्या रिजल्ट देता है, रेशनलाइजेशन का रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग रेशनलाइज करते हैं। चलिए इस नंबर में रेशनलाइजेशन करके दिखाते हैं क्वेश्चन में हम लोग। तो पहले इसको हम लोग हटा दें, ठीक है, इसको पहले हम लोग हटा दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, 3√2 क्या पढ़ेंगे, 3 गुने √2 को पढ़ेंगे 3√2, 3√2 अपॉन √6 प्लस √3 माइनस 2√6 अपॉन √3 प्लस 1 प्लस 2√3 बाई √6 प्लस 2। प्लस 2 को अगर कोई वहाँ पर √4 भी कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नो, क्योंकि कहेंगे सर सब में उसी तरह का पैटर्न बना हुआ है, यहाँ भी 1 को √1 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग मौखिक रेशनलाइज करते हैं। ये मौखिक क्वेश्चन है, मौखिक भी हम गुना भाग करके इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं पर देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 3√2 है तो 3√2 को रहने दीजिए और यहाँ जो हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो भाई √6 प्लस √3 है, इसका कंजुगेट क्या होगा, √6 माइनस √3 क्या होगा, √6 माइनस √3 अब बाई बट्टे में आ जाएगा √6 माइनस √3। तो जब ये बट्टे में √6 माइनस √3 आएगा तो √6 प्लस √3 या √6 माइनस √3 अलजेब्रा का रूप ले लिया भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप ले लिया। आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या भाई, √6 का होल स्क्वायर 6 और √3 का होल स्क्वायर 3, 6 में से 3 गया तो नीचे आपका क्या बचा 3। देखिए एकदम सिंपल, 6 में से 3 गया 3 आ गया। अगला जो टर्म है हमारा वहाँ क्या है, माइनस का सिंबल लगाएंगे भाई। ठीक है, अब अगला है 2√6, 2√6 अब मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा भाई, √3 प्लस 1 है, वहाँ √3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ बट्टे में कितना आ जाएगा, तो भाई √3 का होल स्क्वायर 3, 1 का होल स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया, यहाँ भी 2 आ गया। कितना सेटिंग करके क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है, तैयार किया गया। देखिए आप लोग 2 से 2 को काट दे रहा है भाई, 3 से 3 को काट दे रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होगा। देखिए प्लस का सिंबल है यहाँ पर और यहाँ पर हमारा है 2√3। जब यहाँ 2√3 है और कंजुगेट से गुना करेंगे हम लोग तो हमारा यहाँ क्या आ जा रहा है, √6 प्लस 2, यानी वहाँ हो जाएगा √6 माइनस 2, क्या हो जाएगा √6 माइनस 2। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सर √6, यहाँ आप लिख सकते हैं √6 माइनस 2 लिख दिया। यहाँ पर फ्रैक्शन में क्या आएगा भाई नीचे, तो 6 √6 का होल स्क्वायर 6 हो जाएगा, मगर जब 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा। इसलिए बोले 4 भी इसको लिख सकते थे, 6 में से 4 गया 2। देखिए अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए मौखिक ही, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया। अब क्या है, गुना भाग बच गया, गुना कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, सब कटने को तैयार हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का गुना अगर √6 से करेंगे तो 6 दूजा 12, 6 दूना 12 का रूट आ गया, 3 दूना 6 का रूट आ गया माइनस में, 6 का रूट आ गया माइनस में, नहीं आ गया। अब बीच में माइनस का सिंबल, इन बातों को याद रखिएगा। तो माइनस को हम लोग ब्रैकेट में नहीं बंद करते हुए माइनस से हम लोग ब्रैकेट को ओपन पहले से ही ध्यान रखेंगे, करते जाएंगे। ठीक है, तो √6 को जब √3 से गुना करेंगे, √3 है, देख रहे हैं कलर थोड़ा चेंज हो गया है, √6 √3 तो √18 और माइनस है तो भाई माइनस √18 कितना आ गया, माइनस √18। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और √6 को गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ प्लस का सिंबल है तो भाई प्लस का सिंबल दीजिए। और क्या बच गया है, √3, और √3 को गुना करेंगे √6 से तो फिर हो जाएगा कितना, √18 है और माइनस माइनस। अब देखिए सर कहिएगा यहाँ 2√3 है सर, यहाँ तो माइनस में 2√3 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, उतना समझदार हम लोग हैं कि 2√3 का मतलब क्या होता है। 2√3 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4 तिया 12। कभी अगर आपको 12 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोले तो उसी को हम लोग फाइंड आउट करके बोलते हैं सर 2√3। यानी 2√3 का मतलब क्या, √12 है, वो क्या है, √12 है। तो माइनस √12 प्लस √12 भाई गया, माइनस √6 प्लस √6 गया,
-√18 और +√18 गया, यानी हमारा रिजल्ट आ गया 0। हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है सर, यानी विकल्प सी जो हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, समय ज़्यादा ले रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखिए, बताने की ये ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको हम चर्चा कर देते हैं कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसका मतलब क्या होता है। क्या है क्वेश्चन? कि आपके पास 24 नोटबुक है, 32 पेंसिल है तथा 16 इरेजर है, रबर जिसको कहते हैं। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष भी ना बचे और सबको बराबर बराबर संख्या में बराबर बराबर चीज़ भी मिले। ओके, यानी पहला स्टूडेंट को, दूसरा स्टूडेंट को, या जो भी स्टूडेंट है उस सभी स्टूडेंट को, पहला स्टूडेंट को जितना नोटबुक मिलेगा दूसरा को भी उतना ही, तीसरा को भी उतना ही, और बचना भी नहीं चाहिए एक भी नोटबुक शेष। तो इस कंडीशन में पता है क्या करते हैं हम लोग? HCF, इसका मतलब होता है जो सभी प्रोडक्टों का जो HCF होगा, या सभी जो हमारा नंबर दिया हुआ उस नंबर का जो हमारा क्या होगा? HCF होगा, वही हमारा वो नंबर होगा। क्या है? 34 नोटबुक है, 32 पेंसिल है, 16 इरेजर है। तो भाई 24, 32 और 16, तो ऐसा कितना तरह, भाई कितना विद्यार्थी हो सकता है जिस तरह को बांटा जा सके? अच्छा, तो भाई 24, 32 और 16 का जो हमारा HCF हो जाएगा वही हमारे उस विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा जिसके बीच में 24 नोटबुक, 32 पेंसिल तथा 16 इरेजर को इसके स्टेटमेंट के अनुसार बांटा जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार हमारा विकल्प डी हो गया राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के आज के सेट का? अगला क्वेश्चन हम लोगों का भाई किधर गया? तो लगता है आ गया। क्या है भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आदमी हो सकता है इसको बनाए होंगे, बहुत नहीं भी बनाए होंगे, मगर मेरा ये कहना है भाई कि जो भी ये पढ़ते हैं या जो भी रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़िए, और अगर आप जुड़े हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म से तो सबसे पहले आप टेलीग्राम लिंक को क्या करिए? ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको PDF मिलेगा। क्या मिलेगा? PDF मिलेगा, और उस PDF में पहले आप सेट प्रैक्टिस कर लें और तब आप जो है सो आगे का प्रक्रिया देखें, सॉल्यूशन देखिए, या जो भी आपको महसूस कर पा रहे हैं वो करिए। ठीक है, और जो आपका निष्कर्ष निकल के आता है आपके दिमाग में उसको ज़रूर वहीं पर दर्शाइए, कमेंट के माध्यम से, लाइक करिए, या जो भी उसके माध्यम से बताइए वहाँ पर जो सर ये नहीं ये और ये जो भी। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन? देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन का ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। क्या बोल रहा है कि ए त्रिज्या वाले एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया। भाई जब ये एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटने की बात आ जाए तभी हम लोगों को समस्या लगेगा हो गया, बट ऐसा कोई समस्या क्रिएट यहाँ ये क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर हम लोग जानते हैं तो ये कोई समस्या क्रिएट नहीं करेगा। सर देखिए क्या बोल रहा है कि ए त्रिज्या वाले एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग की जीवा पर, जीवा यानी कॉर्ड, जीवा पर एक समबाहु त्रिभुज खींचा गया है जो वृत्त के बाहर की ओर है। प्राप्त चित्र का क्षेत्रफल है, यानी जो भी यहाँ पर हमारा रिजल्ट बन रहा है वो फिगर पर ही सारा डिपेंड है। फिगर बना पाए तो हमारा क्वेश्चन इजीली हल हो जाएगा। देखिए भाई फिगर हम लोग बनाते हैं, एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल लिए हम लोग, ओके, पतला कैसे हो गया भाई, ठीक है, एक सर्कल लेते हैं हम लोग ए रेडियस वाला, ठीक है, ए रेडियस वाला एक सर्कल लिए हम लोग। बोला कि इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है। बांटिए भाई 6 बराबर भागों में, 6 बराबर भागों में हम लोग इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। और ये भी बोल रहा है आपको कि प्रत्येक भाग, देखिए 6 बराबर भाग हो गया कि नहीं सर्किल का, 6 बराबर भाग हो गया सर्किल का, कभी कभी होता है ऐसा 6 बराबर भाग हो गया सर्किल का। कितना टाइम हो गया सर, 6 बराबर भाग हो गया सर्किल का। अब बोल रहा है भाई प्रत्येक भाग की रेडियस जो है वो ए है,
कहने का मतलब कि ये रेडियस है। आप जानते हैं कि सेंटर से जब सरकमफेरेंस को कोई लाइन जोड़ती है तो वो उस सर्किल का रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस, ये सारे के सारे हमारे रेडियस हैं। अब बोल रहा है प्रत्येक भाग की जीवा पर एक समबाहु त्रिभुज। भाई यहाँ जीवा बन कहाँ बन रहा है? तो जीवा पहले हम लोग को दर्शाना होगा ना, शो कराना होगा कि जीवा है कहाँ। तो भाई जीवा बनाना पड़ेगा, कॉर्ड खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया तो क्या ये जीवा हुआ कि नहीं? यहाँ पर अगर हमने इसको ऐसे मर्ज कर दिया तो क्या ये इस ट्रायंगल के लिए, इस त्रिभुज के लिए एक जीवा बना कि नहीं? इस वृत्त का जीवा हुआ कि नहीं? ये इसका जीवा हुआ कि नहीं? और ये भी हमारा कॉर्ड हो गया, ये भी हमारा कॉर्ड है और ये भी हमारा कॉर्ड है। ठीक है, 6 बराबर भागों में पहले हम लोगों ने बांट दिया। ठीक है, चलिए पहले जो एक्स्ट्रा उसको हम लोग हटा लें। भाई तू हट जा यार, जा रही तो सारा हट गया कोई बात नहीं, वृत्ते भाग गया। चलिए फिर से हम लोग बनाते हैं ये तो फिगर पे वृत्त पे भाग गया हम लोगों का। आप वृत्त इसको ऐसे इस पर खींचे होंगे, ये वृत्त था हमारा, ये हमारा सर्कल था। चलिए फिर से बनाते हैं। ठीक है, एक सर्कल लिया, 6 भागों में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसको जीवा बना दिया, जीवा बना दिया, जीवा, कॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड। देखिए तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये जो हमारा जीवा है, बोल रहा है जीवा पर एक समबाहु त्रिभुज खींचा गया है जो वृत्त के बाहर की ओर है। भाई इस कॉर्ड पर अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए कहे और बोले कि वो सर्किल के बाहर है तो कैसा फिगर क्रिएट होगा? देखिए ऐसा फिगर क्रिएट होगा। यहाँ से ऐसे मिला देंगे भाई, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, यहाँ भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो अब आप बताइए, जो यही ना चित्र आपका, आप लोग इसको थोड़ा और बढ़िया से पेपर पर बनाइए फिगर को। ठीक है, तो देखिए आपका क्या बोल रहा है, प्राप्त चित्र का क्षेत्रफल, प्राप्त चित्र का क्षेत्रफल बताइए। तो भाई प्राप्त चित्र का क्षेत्रफल, भाई चित्र कैसा बना? तो देखिए तो आप, सर अंदर में 1 2 3 4 5 6, भाई अंदर में 6 ट्रायंगल, वो भी कैसा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों? तो ये रेडियस रेडियस के कारण बराबर, और ये भी हमारा बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? है देखिए, क्योंकि इधर समबाहु त्रिभुज है, ये बराबर, तो अंदर में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बना और बाहर से भी देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, और यहाँ से इसको हमने खींच दिया तो ये क्या हो गया? 6 नंबर। बाहर से 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल और देखिए अंदर से भी 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। तो अंदर से भी 6 समबाहु त्रिभुज बना है और बाहर से भी 6 समबाहु त्रिभुज बना है, और ये सारा इंक्लूड है। तो आपसे पूछ रहे भाई प्राप्त चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 अच्छे 12 गो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना 12 इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। उन सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड हमारे पास फाइंड आउट है वो ए, जो सर्किल का रेडियस था, वहीं यहाँ पर इस सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का काम कर रहा है। तो प्राप्त चित्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? पूरे फिगर का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? पहले तो 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 समबाहु त्रिभुज तो 12 गुने कर दीजिए, और अब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। तो क्या होता है भाई? √3/4 a²। यहाँ पे हमारा रेडियस भी a ही है, तो भाई a²। 4 3 जा 12, क्या रिजल्ट आ गया हम लोगों का? 3√3 a² इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है सर, बहुत बेहतरीन ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। प्रैक्टिस करिए आप लोग, ऐसा सवाल और ढूंढिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, वो क्या है? देखिए 53 नंबर। और 53 नंबर क्वेश्चन आपको अब अगर हम नहीं भी बताएं, जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रथम दिन से, बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे जरूर।
हम आपको इस सवाल के लिए फर्स्ट डिस्कशन में हम आपको 3 तरकीब बताए थे। पहला तरकीब जो था हमारा भाई, जनरली आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई, मूलधन पूछ रहा है, CI फाइंड है, CI का आप एक जनरल जो फार्मूला होता है उसको पुट कर दीजिए तो आपको प्रिंसिपल ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा एक तरीका हमने आपको बताया था कि भाई जब 1 वर्ष का रेट 5% है और कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 वर्ष के बारे में वो दिया हुआ है, तो क्या हम उस 5% रेट को इंक्रीज करके रेट को ही हम लोग इतना प्रतिशत बढ़ा देंगे जिससे कि वो डायरेक्ट 3 साल का CI क्या करेगा, कैलकुलेट कर देगा ना। हम लोग रेट को एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करके उतना बना लेते हैं जो एक ही बार में उतना % पर 3 वर्ष का CI कैलकुलेट कर दे। ये तरीका आप लोग जानते होंगे कि बहुत जगह बोला जाता है भाई इसको याद भी कर लो कि भाई अगर 10% हो तो 2 वर्ष का CI कितना, 5% हो तो 2 वर्ष का CI कितना, 5% हो तो 3 वर्ष का CI कितना, और 10% हो तो 3 वर्ष का CI कितना। इन बातों को लोग याद भी रखता है, कुछ परसेंटेज को 3 वर्ष का 2 वर्ष का लोग याद भी रखता है, तो उससे क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है और तुरंत जो कैलकुलेशन हम करके निकालेंगे वो डायरेक्ट याद रहता है, कर देते हैं। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, हम लोग फार्मूला भी लगाएंगे तो हमारा इजीली आ जाएगा, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कैलोरी थोड़ा बनेगा। और दूसरा जो है हमारा रेट को एक्सपेंड करने वाला, रेट को एक्सपेंड करके भी आप बना सकते हैं। तो भाई क्या फार्मूला आपको मालूम है CI का डायरेक्ट? नहीं मालूम है तो हम आपको यहाँ फार्मूला नोट कर दे रहे हैं और फार्मूला आप सवाल को ड्राइव करके बना सकते हैं, ठीक है सर। दूसरा नंबर की बात आई कि रेट को एक्सपेंड करना हम आपको बताए थे सक्सेसिव मेथड से। अगर 3 वर्ष का है तो पहले 2 वर्ष का फाइंड कर लेंगे, 5 + 5 + 5 × 5/100 जो कि आप जानते हैं 10.25% होगा। ये 2 वर्ष का CI हो गया 5% की रेट से, ओके। क्योंकि हमारे यहाँ 3 वर्ष की ज़रूरत की बात है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर निकालना चाहते हैं तो 5% + 10.25% + 5 × 10, इससे सोल्व करके हम 3 वर्ष का डायरेक्ट CI प्राप्त कर लेंगे। और डायरेक्ट जो हमारा CI का मात्रा दिया हुआ है कितना, CI हमारा फाइंड है 2522 रुपया, तो हम कहेंगे भाई समथिंग % बराबर समथिंग। और प्रिंसिपल पूछ रहा है तो हम प्रिंसिपल के बारे में एक बात उस दिन और बताए थे कि प्रिंसिपल जो होता है हमारा ऑलवेज 100% होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल हमारा ऑलवेज 100% होता है, ओके। तो चलिए पहले हम आपको फार्मूला बता दें भाई, जो नहीं जानते हैं या सभी आदमी जानते होंगे, भाई जानना ही चाहिए। अगर हम लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कोई भी हमारा टाइमिंग चल रहा हो, पढ़े नहीं पढ़े, ये फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या है, CI जो होता है हम लोगों का, रेड पेन आ गया भाई, CI जो होता है हम लोगों का वो क्या होता है, देखिएगा CI बराबर होता है हम लोगों का 1 + R/100 टू दी पावर n -1। कहिएगा सर ये -1 कहाँ से आया? अरे भाई ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो भाई P × 1 + R/100 टू दी पावर n आप जानते हैं कि आपका अमाउंट होता है, और अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को हटा देंगे तो CI बचेगा, ब्याज बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम P रखते और P हमने यहाँ पे कॉमन करके दिखा दिया कि भाई P हमने कॉमन कर लिया, P से अगर प्रोडक्ट कर दे तो ये P यहाँ लग जाएगा और ये P यहाँ, तो यही हमारा फार्मूला है। आपको CI ऑलरेडी फाइंड आउट है, रेट फाइंड आउट है, नेट ऑफ टाइम फाइंड आउट है। तो यहाँ जो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो इस प्रकार हमारा प्रिंसिपल यहाँ से क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा, ओके सर। अब हमारा नेक्स्ट जो मेथड है हम लोगों का, हम आपको बताए थे कि नेक्स्ट मेथड जो हम लोगों का वो क्या है, रेट एक्सपेंशन। रेट को ही क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, रेट को ही एक्सपांड कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई, आप 5% को निकाल के भी देख सकते हैं, 5% को आप ध्यान भी रखेंगे तो ये और भी अच्छी बात है। तो दूसरा जो तरकीब है हमारा कि डायरेक्ट हम CI को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। और जब हमारा रेट 5% हो, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 साल का CI कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा 3 साल का CI डायरेक्ट होता है 15.7625%। अगर हमारा रेट 5% हो और टाइम 3 इयर्स का हो और तब हमसे पूछे कि भाई उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल का, तो हम डायरेक्ट याद करके कह सकते हैं कि सर 15.7625% जो होता है वो 3 वर्ष का CI होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, इतना % का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2522 रुपया। इतना % का वैल्यू क्वेश्चन में
2522 रुपया दे रखा है। तो पूछ रहा प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। तो यहाँ से आप इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से इसको आप अगर कैंसिल आउट करेंगे भाई 1% की, अगर 1% की आप चर्चा करेंगे कैंसिल आउट करके, तो आप देखेंगे कि 15.7625% को अगर हमने कितना में 25-22 को अगर कैंसिल आउट किए तो ये रिजल्ट देगा पता है कितना सर, 160 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी 1% का मान 160 रुपया है। तो 100% इजकल टू आपका प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा कितना 160 पर हम लोग क्या करेंगे 2 जीरो चिपका देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। चलिए हम लोग आप लोगों के साथ एक तीसरा मेथड का भी जिक्र किए थे, उस तीसरा मेथड का भी चर्चा हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। तीसरा मेथड की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो तीसरा मेथड हमारा क्या था, फ्रैक्शन मेथड आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड। और उसमें हम आपको बताए थे कि सर अगर 5% हो तो 5% का मतलब आप लोग जानते हैं कि 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20 होगा कि नहीं होगा, 5/100, 520 जा 100 यानी 1/20। तो यहाँ पर हम आपको बताए थे कि इस 20 यूनिट प्रिंसिपल पर 20 और 21 रुपया के अमाउंट मिलता है एक वर्ष में। जब 2 वर्ष की बात हो तो 20 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर, और जब 3 वर्ष की बात हो तो 20 का क्यूब बराबर 21 का क्यूब। तो यहाँ हम लोगों का 3 वर्ष की बात है तो डायरेक्ट हम लोग 3 वर्ष पे चले जाते हैं। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हम लोगों का 20 का क्यूब और यहाँ हो जाएगा 21 का क्यूब। क्या सपोज निकाले हम लोग, इसका मतलब सर ये 8000 और ये 9261 हो गया, नहीं हो गया। तो क्या आपने यहाँ निकाला कि सर अगर 8000 यूनिट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा तो उसका अमाउंट जो होगा कंपाउंड, क्या कंपाउंड अमाउंट जो होगा हमारा कंपाउंडेड अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन, वो 92 से 61 यूनिट हो जाएगा। और हमको यहाँ मिश्र धन से कोई आवश्यकता नहीं भाई, हम लोग CI फाइंड करेंगे। तो देखिए कितना हो गया सर, 1261। अगर 8000 रुपया प्रिंसिपल हो तो 1261 जो है वो हमारा क्या निकलता है, CI निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो आपके क्वेश्चन में CI क्या दे रखा है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर कि 1261 यूनिट बराबर 8000 प्रिंसिपल, तो भाई इतना यूनिट बराबर कितना, और 2522 रुपये के बराबर कितना प्रिंसिपल, वो निकल जाएगा। और आप वैसे भी देखिए ना, आपका जो ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट वो 2522 है, और यहाँ 1261 के लिए प्रिंसिपल 8000 है। भाई 1261 के लिए अगर 8000, और आप जानते हैं कि 1261 को अगर आप 2 से गुना कर देते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 2522 के बराबर। यानी इस ब्याज का दुगुना आपका ब्याज है, तो भाई प्रिंसिपल भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 16000 हो जाएगा। ये हमारा तीसरा तरकीब रहा। तो आप एग्जाम में जो आपको सूटेबल लगे, और मेरे हिसाब से तो ऑप्शन मेथड थर्ड जो है हमारा वो काफ़ी फेवरेबल रहता है। सेकेंड मेथड भी हमारा फेवरेबल रहता है। किसी मेथड को हम लोग अपने दिमाग में केवल एक ही को बसा के नहीं रखेंगे। सवाल पूछने का जो उसका पैटर्न होता है, कभी कभी होगा कि फर्स्ट मेथड से सवाल बनाने में काफ़ी इजी बैठ गया आपका, सेकेंड मेथड पे बनाए तो काफ़ी टफ पड़ गया, कभी लगा कि फर्स्ट सेकेंड से टफ हो गया, थर्ड से इजी में बन गया। तो हम लोग हर एक मेथड को ब्रेन में पुट करके रखेंगे, जहाँ पर जिसका इस्तेमाल होगा वहाँ पर उसको हम लोग सेपरेटली ढंग से क्या करेंगे, माइंड में से ओपन करके निकालेंगे। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 54 नंबर पे देखिए दिया हुआ है, बोल रहा है ए एक काम को 4 दिन में करता है, बी उसे 6 दिन में करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो क्या ये बताने की चीज़ है, नहीं बताने की ज़रूरत है ना। चलिए फिर भी हम लोग एक कलम चला देते हैं। भाई क्या बोला ए के बारे में, ए जो है वो कितना देर में, 4 दिनों में। बी के बारे में क्या बोला, 6 दिनों में। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि भाई टोटल सा एलसीएम ले लेंगे, 4 6 एलसीएम कितना 12 हो गया, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। कहने का ये मतलब कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है।
तो जब दोनों को मिला देंगे, मर्ज कर देंगे, तो दोनों मिल के एक दिन में 3 2 5 यूनिट का वर्क करेगा। तो वहीं तो आपसे पूछ रहा है कि सर अगर दोनों को मर्ज कर देंगे तो दोनों टोटल काम को कितने दिन में कर देगा? तो भाई 12/5 यानी रिजल्ट हो जाएगा हमारा 2 इंटीजर 2/5, 2 सहित 2/5, 5 में 10 2 12/5 दिन लगेंगे, यानी विकल्प सी। चलिए सर क्वेश्चन हम लोग अगला की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 56। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का, आसान भी है। देखिए क्या बोल रहा है कि संख्या 72 को इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है कि एक भाग के 20% अन्य भाग के 25% के बराबर है, तो दोनों भाग निकालें। ओके, देखिए सपोज करिए कि भाई 72 का जो पहला पार्ट है उसको अगर हमने x सपोज कर लिया, तो x का जो 20% है, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी एक संख्या का जो 20% है, यानी 1/5 जो है वो अदर नंबर 72 का ही जो अदर पार्ट है। भाई अगर एक पार्ट को हमने x सपोज किया तो दोनों भाग निकालने बोल रहा है जी, तो y भी सपोज कर सकते हैं आप, या 72 - x भी सपोज कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग 72 - x सपोज कर लिया तो इसका कितना परसेंट? 25% के बराबर है भाई। तो 25% का मतलब 1/4। बस सोल्व कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। कितना हो जाएगा? 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, यही ना होगा? 4 इधर आ जाएगा तो भाई 4x बराबर 72 - x × 5। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेशन कर लें, कर लीजिए, एकदम सिंपल है भाई। 5x इधर आ जाएगा, 9x हो जाएगा, 72 × 5 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि सर 9x बराबर हमारे पास रिजल्ट आ गया 72 × 5। 9 8 जा 72, यानी एक नंबर जो हो गया वो 40 हो गया, और दोनों का जोड़ अगर 72 था तो अदर नंबर तो वैसे भी 72 - x यानी कितना? 32 हो जाएगा, यानी विकल्प पहला इज द राइट आंसर। चलिए सर क्वेश्चन अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का मैथ्स का। देखिए सर अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 62, और जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बिल्कुल ही आसान है। अब बताइए किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आपको पहले से ये बोल रखा है कि ट्रायंगल ABC में एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कोण A का वैल्यू कितना दे रखा है? कोण A बराबर हम लोगों को पहले से दिया हुआ है कि कोण A जो है वो 90 डिग्री है। कोण A जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर कोण A 90 डिग्री है तो इसका मतलब हुआ कि B और C का जोड़ 90 होगा, तभी ना तीनों का जोड़ 180 होगा जी। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें आपको ऑलरेडी पहले से बोल दिया है कि जो A जो है हमारा वो 90 डिग्री है। तो भाई हम कह सकते हैं ना सपोज कि सर B या प्लस एंगल C का वैल्यू, इसका मतलब कह रहे हैं 90 डिग्री होगा, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C का मान क्या होगा? एकदम ईजी। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको लेके यहाँ आते हैं। क्या है एक्सप्रेशन? cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C। अब बताइए अगर A का वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 0। तो 0 का स्क्वायर कितना? 0 हो गया यहाँ। अब बताइए cos स्क्वायर B cos स्क्वायर C, B और C का जोड़ न प्राप्त है हमको 90 डिग्री, ये तो नहीं पता है कि B कितना है C कितना है। ओके, अगर यहीं पर बोला होता कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तब कहते ओ ये और ये बराबर है, यानी ये 45, बट ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं बोला है। तो क्या ऐसा तो आप जानते हैं ना कि सर एंगल B प्लस एंगल C बराबर अगर 90 डिग्री है तो क्या हम एंगल B को नहीं लिख सकते हैं कि 90 डिग्री या माइनस एंगल C? B को क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस एंगल C लिख सकते हैं। अब यहाँ चलिए तो भाई B के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर 90 डिग्री या माइनस C है, 90 डिग्री माइनस C। अब प्लस cos स्क्वायर C को हम लोग क्या कहते हैं? रहने ही देते हैं। तो अब ये बताइए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर हम आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया, 90 माइनस सी का मतलब हो गया साइन स्क्वायर सी, अब प्लस यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर सी। तो आप मेरे को बताइए, क्या आप आइडेंटिटी जो है ट्रिगोनोमेट्री का, आप क्या जानते हैं आइडेंटिटी में कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, कब, जब एंगल दोनों तरफ क्या हो, इक्वल दिया हो। तो भाई हम यहाँ पे बोला थीटा थीटा, तो यहाँ सी सी है, साइन स्क्वायर सी प्लस cos स्क्वायर सी, यानी इसका वैल्यू कितना 0 प्लस 1 इजकल टू 1। तो 1 जिस विकल्प में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का मैथ का किधर है देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 67 नंबर। कौन है, 67 नंबर। क्या है सर, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर हो तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है सर। एक संख्या को सपोज किया आपने कितना, एक संख्या को अगर हम लोगों ने सपोज कर ली कि भाई एक संख्या हमारा x है और x के बारे में क्या बोला, उसका 60%, 60% का मतलब 60/100 यानी कितना 3/60% का मतलब 3/5 होता है। इन बातों को याद रखेंगे। दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। भाई दूसरी संख्या को सपोज हमने y किया, y के 2/3 के ये बराबर है, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x बराबर 10y। आपसे पूछ रहा है कि सर दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 10/9। इट मीन्स हमारा रिजल्ट हो गया 10:9। ओके सर, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 69, जो कि एज प्रॉब्लम का है। और एज प्रॉब्लम पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। एज प्रॉब्लम से अच्छा क्वेश्चन रेलवे उठाता है। देखिए क्या बोल रहा, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। आज से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल। देखिए पहले जो रेशियो है फादर और सन का, फादर और सन के कब का रेशियो, 10 वर्ष पूर्व का, 10 वर्ष पूर्व का जो रेशियो है किसका, एफ और एस का, वो क्या दे रखा है सर, अपने पुत्र की आयु का तिगुनी है। तिगुनी मतलब 3:1, फादर 3 और पुत्र 1। 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर्स पुत्र जो है वो पिता जो है पुत्र का क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। यानी 10 वर्ष बाद का जो रेशियो है दोनों का वो 2:1 हो जाता है। कब, 10 वर्ष बाद। यानी आप गौर फरमाइए कि बीच में प्रेजेंट भाई रह गया, ये 10 वर्ष पहले का है, ये 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष पहले का सेंस आप लगाएंगे हमेशा दिमाग से कि प्रेजेंट से 10 साल पहले, ठीक है। और 10 वर्ष बाद का आप सेंस हमेशा दिमाग में फिट करके रखेंगे कि 10 वर्ष बाद का मतलब होता है वर्तमान से 10 साल आगे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखेंगे एज का, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा प्रेजेंट रहा होगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहा होगा फादर और सन का, और यही रेशियो आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट का। ओके, तो आप ये बताइए भाई 10 वर्ष पहले ऐसा था, 10 वर्ष बाद ऐसा तो नहीं हो सकता, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंस बराबर करते हैं। आप लोग जानते हैं डिफरेंस बराबर करना, कैसे बराबर करते हैं डिफरेंस सर, तो इसको गुना करते हैं किससे, इसके डिफरेंस से। तो 2 1 का डिफरेंस कितना 1, तो मल्टीप्लाई 1, इसका डिफरेंस कितना 2, तो इसको गुना 2। यानी ये हमारा रिजल्ट हो गया कितना 3:1 का 3:1 ही रह गया, और ये जो हमारा रिजल्ट हो गया वो 4:2 हो गया। अब देखिए पता चल रहा है जो बढ़ा है, उम्र में वृद्धि हुआ है, पिता और पुत्र बड़े हो गए हैं, तो 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया। देखिए दोनों में 1-1 यूनिट की वृद्धि। भाई ये 1 यूनिट की जो वृद्धि आपको दिख रही है, ये 1 यूनिट की वृद्धि कितने दिनों में हुआ है, ये 1 यूनिट की वृद्धि कितने दिनों में, यहाँ से यहाँ चल के आप आइए तो कितना दिन की फासला है, ये 20 साल का फासला है। 10 साल पूर्व से प्रेजेंट में आएगा तो 10 साल, यहाँ से नीचे आएगा तो 10 साल, 10 20 साल, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 20 वर्ष, 1 यूनिट का वैल्यू 20 वर्ष। तो आपसे पूछ रहा पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का रेशियो बताइए। देखिए तो अगर आप पिता और पुत्र का 10 साल पहले का उम्र ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 तिया 60, अब 20 कान 20। देखिए
10 साल पहले जो पिताजी थे वो 60 वर्ष के थे, अब पुत्र जो थे वो 20 वर्ष के थे। तो भाई अगर हम प्रेजेंट में लाएंगे उसको तो भाई 10 से ये क्या हो जाएंगे, ये प्रेजेंट यहाँ जो लाएंगे इसको उठा के 60 और 20 वाले को यहाँ लाएंगे उठा के, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ उठा लेते हैं तो 60 वाले 10 साल बड़े होंगे तो 70 हो जाएंगे, और 20 साल वाले अगर 10 साल बड़े होंगे तो 30 हो जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, और आप इस प्रकार जान गए कि आपका जो रिजल्ट हुआ वो 7:3 हो गया। क्या हो गया? 7:3 हो गया, विकल्प बी। यहाँ पे आपको बोरिंग भद्दा लग रहा होगा राइटिंग, पर उससे भद्दा पे मत जाइए, हम आपको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन बोलते हुए बताए जा रहे हैं। समझना है हम लोगों को, एग्ज़ाम में हम लोगों के पास रफ करने के लिए काफ़ी कम पेज होता है, आप उसी जगह में ढेर सारा 50-100 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, क्या शॉर्ट आंसर बनाते हैं उसका। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन LCM SCF चैप्टर का है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि संख्या इतना इतना और इतना को किसी संख्या से भाग देने पर समान शेषफल बचता है। देखिए 3 तरह की प्रश्न इसमें पूछी जाती है। कभी कभी बोलेगा आपको कि इतना इतना को किसी संख्या से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचता है, अलग अलग शेष की चर्चा हो सकता है। कभी कहेगा कि इतना इतना को किसी नंबर से भाग देने पर प्रत्येक की स्थिति में 2 शेष बचता है। प्रत्येक की स्थिति में मतलब शेष तो समान बचता है, मगर ये भी पता है कि कितना बचता है। ओके सर, मगर ये तीसरा टाइप का हमारा क्वेश्चन आ गया कि संख्या इतना इतना को किसी संख्या से भाग देने पर समान शेषफल बचता है, समान शेषफल बचता है, बट ये नहीं बताया है कि कितना बचता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे, जो अगर ABC अगर 3 नंबर दिया गया हो और बोल रहा हो कि इतना इतना से इतना इतना को भाग देने पर समान शेषफल बचता है और ABC नंबर रहता है, तो उस कंडीशन में पता है हम लोग क्या करते हैं, अगर A, B और C हमारे पास 3 नंबर हो और इसी प्रकार का हो और बोले आपसे कि समान शेषफल बचता है, तो उस कंडीशन में हम लोग HCF तो निकालते हैं बड़ी से बड़ी संख्या के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम लोग HCF निकालते हैं। बट कब? तो इधर देखिए, अगर ABC वो तीनों नंबर हो, असमान शेष बच रहा हो भाई, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि A माइनस B का मॉड कॉमा B माइनस C का मॉड कॉमा C माइनस A के मॉड का HCF जो होता है वही हमारा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ठीक है सर, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A का HCF। ओके, वही आपका बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो कैसे? तो इसको आप डिफरेंस करेंगे, इसको आपस में डिफरेंस करेंगे और इसको आपस में डिफरेंस करेंगे मॉड लगा के। मॉड इसलिए लगा दिए कि अगर आप यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो नेगेटिव परिणाम आएगा, और जब मॉडुलस लगा रहेगा तो उसको क्या कर देगा, मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है सर, तो 76 54 माइनस 85 06 85 06 माइनस 9997 यानी 99 97 को घटाएंगे। ठीक है, तो तीनों को आपस में घटाने के बाद जो बचेगा उन संख्याओं का क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे सर। तो आप ध्यान रखिए, 76 54 को 85 86 85 06 में से घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 852। इस दोनों को घटाने पर कितना रिजल्ट आ जाएगा, 852। इस दोनों को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितना, 1491। कितना रिजल्ट आएगा हमारा, 1491। और इस दोनों को आपस में हम लोग घटाएंगे, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A की बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2343। कितना आ जाएगा, 2343 हमारा तीनों का डिफरेंस आ गया, 2343। तो अब आप मेरे को ये बताइए, अभी भी आपके लिए एक बड़ा चुनौती है कि सर 852, 1491 और 2343 का हम लोग HCF कैसे निकालें। तो हम पिछला क्लास में आपको बताए थे, जब भी 2 डाटा दिया गया हो या 3 डाटा दिया गया हो, तो 2 डाटा दिया गया हो तो मजबूरी है कि उसी दोनों को आपस में घटाना होगा। मगर जब 3 डाटा दिया गया हो तो हम आपको बताए थे कि उन 2 संख्याओं के बीच का आप अंतर निकालिए, जो आपको पता चल रहा है कि आपस में घटाने से परिणाम छोटा देगा, परिणाम छोटा देगा। तो देखिए ना, 852 माइनस 1491 घटाइए, थोड़ा परिणाम छोटा आएगा। तो घटा दीजिए सर, 11 में से 2 गया कितना, 9। अब ये कितना, 8 में से 5 गया 3, और ये कितना बचा हमारा, 14 में से 8 गया 6, यानी 639। तो क्या कहिएगा सर, 639 हमारा वो बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। हम क्या बताए थे
कि किन्हीं उन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालिए जो परिणाम छोटा दे, और देखिए जो क्या वो परिणाम जो आया वो तीनों नंबर को परफेक्टली डिविजल कर पा रहा है। अगर ये नंबर इस तीनों को परफेक्टली डिविजिबल नहीं कर पा रहा है तब हम आपको बताए थे कि इसका क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, या तो चाहे वो डिफरेंस या उस डिफरेंस का जो फैक्टर होगा वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह की बातें हैं भाई। 3 × 3 2 × 6, 3 1 × 3 और 3 3 × 9, यानी हमारा 852, 1491 और 2343 का जो HCF हो जाएगा यहाँ पर वो 213 होगा। देखिए 213 इजिली काट दे रहा है। ठीक है सर, तो हमारा HCF 213 हो गया, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हो गया वो 213 हो गया। ठीक है सर, अब बोल रहा है वह शेषफल भी बताइए। तो भाई बोला था उस बड़ी से बड़ी संख्या से जब तीनों नंबर में भाग लगाते हैं तो समान शेष बचता है, तो क्या दिक्कत है। इस 213 से आपको तीनों में से जिस संख्या में मन करता है भाग लगा दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। और अगर आप 213 से किसी भी एक नंबर में भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर जो बच जाएगा आपका वो 199 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 199। और इस प्रकार हमारा रिजल्ट कौन हो गया, ए नंबर। वैसे भी आप ऑप्शन से बना सकते, देखिए 213, बस एक ही में है 213 HCF का स्थान पर। ठीक है सर, चलिए सर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना जी, सबको आना चाहिए समझ में भाई, बड़ा ही आसान लहजे में बता रहे हैं, ऐसा नहीं कोई, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे हम लोग की कमी कम हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 76 है। और 76 आप लोग जानते होंगे कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए वो परसेंटेज का हो चाहे मेंसुरेशन का हो, हम लोग यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगा के क्या करते हैं, निकल जाते हैं। क्या कर रहे हैं, एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो भाई घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता क्या है, 6L² होता है। तो भाई 6 से यहाँ तो कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं, परसेंटेज वृद्धि या कमी में 6 से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, यानी केवल और केवल L² यानी सक्सेसिव अब लगा सकते हैं आप। फॉर्मूला भी लोग याद रखता है 2x + x² बट्टा 100% की वृद्धि हो जाएगी, 2x + x² बट्टा 100% की। पता है वो फॉर्मूला कैसे बनता है सर, जैसे L की बात है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 2L + L² 100% की जो होगा वृद्धि, वहीं उसके लेटरल टोटल सरफेस एरिया में वृद्धि होगी। भाई ये कैसे आया, तो L + L + L × L/100 सक्सेसिव लगा दिए। ठीक है, तो इस पर हम अपना सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 50 + 50 + 50 × 50/100 = 125% की वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कौन सा, देखिए हाँ ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 78 नंबर है। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, आसान ही है। क्या कर रहा है, लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया। क्या किया, 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया था। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके और जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा पास कर ली। भाई अगर 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सका यानी टोटल स्टूडेंट का बचा कितना, 85%। ठीक है, और जो ये बचा है, जो ये अब हमारे पास छात्र है, ये हमारा अब 100% है और इसमें 80% परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, तो कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, मतलब उत्तीर्ण हो गए। तो भाई इसका 80%, तो 80/100 सोल्व करिए मेरे भाई। और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट बन के आएगा 10 से 20। ओके, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 नंबर आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारा आसान क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से है। क्या दिया हुआ है, P और Q के गति का जो अनुपात है वो 2:3 है। P और Q की गति का अनुपात जो है वो 2:3 है। 3 घंटों में Q 360 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए P और Q के स्पीड का रेशियो तो फाइंड था ही, अब आपको Q के बारे में एग्जैक्ट स्पीड भी बता दिया।
ने बता दिया। बोल रहा है कि 3 घंटे में क्यू 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो भाई क्यू का एग्जैक्ट स्पीड, रियल स्पीड क्या हो गया? देखिए तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे। जो क्यू का जो रियल स्पीड हो गया सर 360 किलोमीटर की दूरी 3 आवर्स में तय करती है, यानी 360/3 = 120 km/h। यही हो गया क्यू का रियल स्पीड। अब रेशियो में कह रहा है कि भाई क्यू का जो स्पीड है वो 3 यूनिट से डिनोट किया जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि सर 3 यूनिट का वैल्यू जो है वो 120 यूनिट दिया हुआ है, 120 किलोमीटर दिया गया है। यानी आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू जो यहाँ हो गया सर वो 40 km/h शो कर रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू। और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 40 km/h शो कर रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि पी की गति कितनी है। तो भाई पी का गति 2 यूनिट है और 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 40 दूना 80 km/h, 80 km/h। यही हो गया पी की गति। ओके सर, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए नंबर। और इस प्रकार हम लोग फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो देखिए हमारे स्क्रीन पर पसरा हुआ है। भाई क्या है? एक आदमी ने अपने रुपयों का 12.5% खर्च किया तथा 1600 रुपये इसके बाद। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, टफ नहीं है बट थोड़ा सा घुमा दिया है। देखिए क्या बोल रहा है? एक आदमी अपने रुपयों का 12.5% खर्च किया तथा 1600 रुपये इसके बाद खर्च किया। इसके बाद मतलब खर्च करने के बाद, यानी 12.5% खर्च करने के बाद जो शेष बचा उसमें से 1600 रुपया खर्च किया। ठीक है सर। एवं पुनः शेष का, देखिए क्या बोला? एवं पुनः शेष का। पुनः शेष का मतलब यानी पहले भी शेष का चर्चा कर चुका, मगर पता नहीं चल रहा है। एवं पुनः शेष का 20% खर्च किया, यदि उसके पास 960 रुपये बच रह जाएं तो उसकी मूल राशि क्या? सपोज मूल राशि इक्वल टू, हम अगर x यूनिट मान लेते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग मूल राशि को यहाँ x यूनिट मान लेते हैं, तो देखिए क्या किया? x का 12.5% तो पहले खर्च कर दिया, तो भाई जो खर्च किया उसको हम लोग पहले क्या कर देंगे? साइड कर देंगे। तो क्या रिजल्ट बच रहा भाई? 87%। तो x का 87%, 87 इंटीजर 1/2%, 87 इंटीजर 1/2%, 87 इंटीजर 1/2%, 87.1/2% अभी बचा हुआ है। ओके ना? x का इतना % बचा हुआ है, तो जो बचा उसमें से फिर 1600 क्या किया? फिर 1600 इसने खर्च कर दिया भाई। तो अब इतना था, इसका 1600 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? तो इतना माइनस 1600, यही तो मेरे पास बचा। 1600 खर्च कर दिए तब मेरे पास क्या बचा? इतना शेष बचा। 1600 खर्च करने के बाद पुनः शेष का 20% खर्च किया तो जाने दीजिए। यदि उसके बाद उसके पास 960 रुपये बचे रह गए भाई, अब जो बचा है वो मेरा 100% है, और उस 100% में हमने 20% को क्या किया? खर्च किया। तो भाई जो एग्जैक्ट डाटा है वो बचने से संबंधित मालूम है ना, तो जो 20% खर्च किया करने दीजिए। तो बचा क्या? बचा इतना का 80%, यानी 80/100। और इसी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 960 रुपया मेरे भाई। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आप अपने परिणाम पे इजीली आ जाएंगे। कैंसिल आउट भी कोई टफ नहीं है। देखिए ना, 0 से 0 आप काट सकते हैं। यहाँ से काटेंगे 12×8 120 हो गया। 120 में 10 से क्या होगा? गुना हो जाएगा। 120 में 10 से गुना हो जाएगा तो 1200 हो जाएगा। तो x का 87%, यानी 87 दूना, इसको सोल्व करेंगे माइनस 1600 करेंगे। 1600 को क्या करेंगे आप? 1600 को भी आप उधार लेके चल जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। x का 87 इंटीजर 1/2% का वैल्यू आप कह सकते हैं कि सर 1200 और 1600, 16 12 कितना? 2800। और यहाँ से आप x का वैल्यू सोल्व कर लीजिए। और जब आप x का वैल्यू सोल्व करेंगे तो पाएंगे कि आप x का मान कितना निकाल पाए। यहाँ पर x बराबर 3200 रिजल्ट आप पाएंगे। कितना पाएंगे? 3200। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
प्यारे दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि सर ये भी जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। उस सिंप्लीफिकेशन में आपको इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट भी मालूम होना चाहिए, स्क्वायर रूट भी आपको निकालने आना चाहिए। यही हमारा क्वेश्चन यहाँ देखिए 85 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी के लिए कोई बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हों या कोई रेलवे के लिए, ठीक है। बट बैंकिंग में इस तरह का नहीं पूछा जाता है अभी, मगर आने वाले दिनों में हो सकता है पूछे। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, p का वैल्यू 5 + 2√6 है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर सीखिए कि सर अगर p का वैल्यू 5 + 2√6 है तो सबसे पहले आपको अगर √p का मान पूछ दे तो कितना होगा, पहले तो आप ये निकालना सीख जाइए मेरे भाई। और आप बहुत आदमी जानते भी होंगे, लॉजिकली हम लोग बता रहे हैं कि इस तरह के इरेशनल नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग इसको a + b के होल स्क्वायर पर अरेंज समझते हैं कि ये जो डाटा है वो a + b का होल स्क्वायर पे अरेंज है, टूटा हुआ है या दिया हुआ है। तो ये 2ab वाला पार्ट है, फार्मूला वाला पार्ट है, तो 2 तो भाई फार्मूला में गया। और इसको आप दो पार्टों में तोड़ने का कोशिश करिए जिससे कि गुना करेंगे तो उस दोनों चीज़ को तो √6 हो जाए, और जब उसको स्क्वायर करके दोनों टर्म को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर √3 और √2 में तोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि सर अगर p का मान 5 + 2√6 हो तो √p का जो वैल्यू हो जाएगा वो √3 + √2 हो जाएगा, √2 + √3 + √2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर p बराबर इतना दिया हुआ तो √p - 1/√p का मान बताइए। तो भाई √p का मान तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर, तो √p में रूट क्या दिया हुआ है, √p - 1/√p। अब यहाँ पर कोई √p का मान यहाँ भर देगा, √p का मान यहाँ भर देगा, तो भाई कैलकुलेशन के लेंदी में फंस जाएगा। बट यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ब्रेन को थोड़ा सा घुमा दें तो √p/√p को हम क्या कह सकते हैं सर, 1 हो गया। अब 1/√p और √p का वैल्यू क्या है, √3 + √2, ओके। और यहाँ से आप रेशनलाइजेशन करना जानते हैं। अभी आपको हम बताएं कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसके कंजुगेट से हम लोग गुना और भाग करते हैं उसी फ्रैक्शन को, ओके बॉस। तो क्या है हमारा 1 - 1/√3 + √2। 1 लाइन में आप इसका जवाब दे सकते हैं कि सर 1 माइनस और रेशनलाइज करेंगे तो √3 - √2 हो जाएगा। ऐसा लॉजिक हम आपको बताए थे, बट में कुछ नहीं आने वाला है। यानी हमारा रिजल्ट हो गया कि 1 - √2 1 + √2 -√3 इज द राइट आंसर, ओके। और जो कि हमारे विकल्प किस में दिया हुआ है, ये हमारे विकल्प 1 में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 89 एकदम सिंपल है यार। क्या बोल रहा है, 11वें परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक क्या है, एकदम सिंपल बना दीजिए इसको। क्या कर देंगे, देखिए क्या करेंगे भाई, 22 × 45 लेस देन पहले 10 परीक्षार्थियों का 55 है भाई, तो 55 × 10 हैं। अब प्लस आखिरी के 11 विद्यार्थियों को कितना है भाई, 11 के कितना है, 11वें परीक्षा द्वारा प्राप्त। ओहो, क्वेश्चन खिसकाना पड़ेगा क्या। पहले 10 का कितना 55 और अंतिम 11 के 40 है। ओहो, अंतिम 11 के कितना है 40 है, तो 11 × 40 बस हल कर दीजिए। और ये किसका बचेगा भाई, 11वां स्टूडेंट का ये हमारा बचेगा, ठीक है। 550 और ये हो गया 440, 5 4 9 990 के आसपास हुआ ना। ये भी 990 जाएगा, ये भी 990 जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद करिए, बराबर कितना 0 आंसर हो जाएगा हमारे, यानी विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है अलजेब्रा का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बट बहुत ही आसान है। देखिए क्या दिया हुआ है
कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। काहे पतला हो गया जी? ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपको x प्लस 1/x का मान बताइए। एकदम वेरी इजी। देखिए क्या करेंगे इसको हम लोग, ऐसा कर सकते हैं कि सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू अगर हम 3x कर दें, कोई फर्क पड़ा नहीं भाई, इधर से उधर कर दिया। और हमने राइट और लेफ्ट में क्या किया, हमने x से डिवाइड कर दिया। अब हमारा परिणाम देखिए तो x में अगर हम एक्स स्क्वायर में अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो x, और 1 में करेंगे तो 1/x, और ये रिजल्ट बच गया हमारा 3 इज द राइट आंसर, यानी 3 नंबर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है देखिए, किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। भाई देखिए, ऐसा सवाल के लिए हम आपको एक लॉजिक भी बता सकते हैं कि इस तरह के सवाल के लिए दिए गए सेलिंग प्राइस को आप इस तरह से फैक्टराइज करिए, जिससे कि उसको आपस में जोड़ने पर उसका परिणाम 10 हो जाए, यानी 21 इजकल टू 7 इंटू 3, यानी फैक्टराइज किया हमने 7 और 3 में और ऐड करके देखा तो 10 हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि जब प्रतिशत हानि जो है क्रय मूल्य के बराबर दिया गया हो, उस कंडीशन में हम लोग सेलिंग प्राइस को इस तरह से 2 पार्ट में फैक्टराइज करेंगे जिससे कि दोनों फैक्टर को जोड़ने पर 10 हो जाए, और तब हम उस कंडीशन में कहेंगे जो सर छोटे वाले नंबर पर जो हम लोग शून्य लगा देंगे तो वहीं हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और उतना ही प्रतिशत का हानि होगा। तो बट यहाँ लक बाई चांस ये है कि 30 रुपीज़ और 70 रुपीज़ ये दोनों के दोनों हमारे से यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कॉस्ट प्राइस हो सकते हैं। क्यों? तो अगर हमारे किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 70, देखिए पहला तो ये तरकीब है, दूसरा लोग फार्मूला याद रखता है इसके लिए, बट हमें भाई आज तक याद नहीं होता है, कभी याद ही नहीं होता है। आप लोग भी भूल जाएंगे, इसलिए फार्मूला पे जाइए मत, ये लॉजिक ध्यान रखिए। या दूसरा जो तरीका है हमारा वो है ऑप्शन मेथड। तो हमारा अगर क्रय मूल्य 30 है और 30 का 30% का लॉस लगे, यानी 9 रुपया का लॉस लगे, तो भाई 30 रुपया क्रय मूल्य है, 9 रुपया लॉस लग गया, यानी विक्रय मूल्य कितना, 21 रुपया। विक्रय मूल्य कितना, 21 रुपया। दूसरा है अगर 70 रुपया, सपोज यहाँ देखिए 70 रुपया अगर हमारा सेलिंग प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस हो, और 70 का अगर 70% लॉस लग जाए, यानी 49 रुपया की लॉस लग गया, 17 इंटू 70/100, 49 रुपया का लॉस लगा। तो आप बताइए अगर 70 हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, और 49 रुपया की हमें लॉस हो रही है, यानी उस वस्तु को हमने कितना में बेचा होगा, तो 70 माइनस 49 इजकल टू 21। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 30 रुपये अथवा 70 रुपये। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का वो क्या है, 95 नंबर। ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, बट कुछ कैलकुलेटिव नहीं है यार। देखिए जब बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो उस समय में जो उसका ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है ना, वो अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा स्पीड से चलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अन्य टेस्ट सीरीज या किसी की अपेक्षा एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा ब्रेन कंसंट्रेट और एकदम कम से कम एरर होने की संभावना रहता है। बट तैयार होना चाहिए भाई, तब ही, वैसे नहीं होता है। तैयार नहीं हो तो सब सही लगेगा, 10 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए, एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 70 केजी तथा इतना की दर से इतना केजी चावल खरीदता है। ठीक है, आपने ये प्रश्न पढ़ लिया। चलिए पहले आप देखेंगे तो आपको सीपी तो कितना, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है आपका वो कितना, 15 सत्ते 105, अब प्लस 18.5 की दर से देखेंगे, 18.5 की दर से कितना खरीदा भाई, 30 केजी, तो 18 तिया 54, 540 है। 30 केजी को 50 पैसे की दर से जोड़िए तो कितना, 15 रुपया। तो भाई 18 तिया 54, 540 और 15 कितना, 540 प्लस 15 बराबर 555। यानी हम कहेंगे कि दोनों प्रकार के वस्तु पर जो हमारा टोटल खर्च हुआ था, कॉस्ट प्राइस था, वो 1050 प्लस 555, यानी 10, 5, 1500, 1605 रुपये का आपने टोटल खर्च उस पर किया था।
बाद में बेचने से पहले ये एक और कंडीशन आ गया कि पैकिंग करने में जो है इसमें 2% एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। जब वो वस्तु हमने खरीद के लाया तो उसको पैक करने में हमारा जितना खर्च पड़ा था उसका 2% और अतिरिक्त खर्च हो गया पैकिंग में। तो भाई बेचेंगे तो हम तभी जब उस खर्च को भी हम कॉस्ट प्राइस में पहले ऐड कर लेंगे। तो अगर 1605 हमारा अगर खर्च लाए थे खरीद के और 2% अगर हमारा पैकिंग पे खर्च हो गया तो 102/100 यानी हम कहेंगे कि सर अब जो हमारा टोटल मूल कॉस्ट प्राइस हो गया जिस जो हम कस्टमर को शो करेंगे कि भाई हम इतना में खरीद के लाए हैं, इतना हमको खर्च पड़ा है, और अब वो कह रहा है कि मिश्रण को किस दर पर बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। भाई इतना हमको टोटल कॉस्ट प्राइस है, 15% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 115/100 इतना रुपया में हमको बेचना पड़ेगा। 115/100 इतना रुपया में हमको क्या करना होगा, बेचना होगा। कितना मटेरियल को बेचेंगे इतना रुपया में, तो 70 और 30 100 केजी को हम बेचेंगे इतना रुपया में, 100 केजी को। मगर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वह दोनों का मिश्रण किस दर पर बेचे। किस दर पर बेचे का मतलब कि भाई 1 केजी को कितना में बेचेंगे मिला के। तो कुछ नहीं करना भाई, इतना कर ही दिए तो 1/100 से डिवाइड कर दीजिए ना। और जब आप इसको इतना को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो परिणाम आ जाएगा वो आ जाएगा 18.8 के आसपास आएगा, यानी 18.80 कह सकते हैं आप, इतना रुपया पर केजी। कैलकुलेशन आप कर लेंगे सर, ठीक है। प्रोसेस हमने बता दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझ में आ ही रहा होगा। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का था। और इस प्रकार अब हमारा आ गया DIDS की बारी, और DIDS की बारी में आ गया भाई कैसा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का प्रत्येक वर्ष के चावल उत्पादन को दिखाती है, अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है सर, तो यही हमारा प्रश्न रहा। 2000 कहाँ से कहाँ तक है, चलिए 5 से 9 तक की बात है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको इससे पूछ रहा है कि 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में उत्पादन में क्या हुआ, उत्पादन में कितनी गिरावट थी 2007 से 2008 में। देखिए ना, 7 से 8 में कितना गिरावट हुआ भाई, तो 9 में से 8 गया 1, अब 12 में से 5 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 5 गया 7, और ये 3 में से 2 गया 1। 171 टन 2007 की अपेक्षा 2008 में 171 टन कम उत्पादन हुआ। ओके, तो आपसे पूछ रहा कितनी प्रतिशत की गिरावट आई है, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा होगा। तो कितनी प्रतिशत की कमी, तो कमी का मतलब इतना गुने 100, और दोनों के रिस्पेक्ट में जो बड़ा वाला है, कमी निकालने की बात हो तो दोनों के रिस्पेक्ट में जो बड़ा वाला होगा। ठीक है सर, सोल्व करिए, और जब इसको सोल्व करेंगे आप तो पाएंगे कि आपका रिजल्ट जो होगा वो कितना आ जाएगा, 40% के पास आ जाएगा। ठीक है, 40% आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसी पर, और देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी डाटा पर आधारित है। और हम आपको बता दें कि अगला क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि 5 से लेकर 9 तक की अवधि में चावल का औसत उत्पादन, तो भाई कैसे निकालेंगे, 325 प्लस 438 प्लस 429 प्लस 258 प्लस इतना, अब बाई 1 2 3 4 5 भाग लगा दीजिए। और जब जोड़ के आप 5 से भाग लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो परिणाम होगा वो 389 केजी आ जाएगा, 389 टन आ जाएगा। कितना, 389 टन। ठीक है, फिर पूछ रहा है 2005 की तुलना में 2009 में हुए उत्पादन की वृद्धि ज्ञात करिए। तो भाई जैसे कमी ज्ञात की वैसे वृद्धि ज्ञात करिए, और तब आप पाएंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो विकल्प सी आ जाएगा, 52.3%। एकदम सिंपल था ये। आपको हम पहला सवाल और ये आखिरी, यानी 97 और 100 दोनों सेम सवाल है, 98 और 100, तो आप कर लीजिए सर। ठीक है, और इस प्रकार हम लोगों का आज का डिस्कशन ख़त्म हुआ। हम जो बताए आपको इंस्ट्रक्शन शुरुआत में, उन बातों को सभी आदमी फॉलो करिए। पहले PDF खोलिए, प्रैक्टिस करिए और शॉर्ट आंसर मिलाइए, उसके बाद जो है हमारे डिस्कशन को देखिए। और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले